क्योंकि क्वेश्चन इजी आते हैं इससे, ठीक है। ये वैसे तो आप लोगों को पता है मैं क्वेश्चन ही कराती हूँ आप लोगों को, है ना, वैसे आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को क्वेश्चन ही कराती हूँ, है ना। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा है, सरफेस और सॉलिड को मेरे को कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं था, वैसे तो वो तुम लोगों का फॉल्ट है, लेकिन कुछ बच्चों ने मेरे से नहीं पढ़ा था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराती ना डायरेक्ट, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। इस वजह से मैं थ्योरी करवा रही हूँ आप लोगों को, एक सरफेस की भी कराऊंगी एंड सॉलिड स्टेट की भी कराऊंगी, और जो आपका एस और पी ब्लॉक होगा उसका भी कराऊंगी। इस टाइप से ही नोट्स रहेंगे, है ना। पूरी एनसीईआरटी नहीं करवाने का टाइम है, क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये काफी अच्छे हैं, और इसके नीचे ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके नीचे ही क्वेश्चन है, और अगर थ्योरी आप लोगों ने ध्यान से पढ़ ली, आज का जितना भी हमारे पास 3:30 बजे तक का टाइम है, तो वो मोस्टली आप 90% क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री के अटेम्प्ट कर लोगे। तो आपको क्वेश्चंस कौन से करने हैं, जो इसके नीचे मिलेंगे, आपको पीडीएफ के नीचे मिलेंगे, ठीक है। और एमटीजी के भी इसमें ही है क्वेश्चंस, मतलब आपको अलग से ऐसा नहीं है कि एमटीजी करने की जरूरत है, पीवाईक्यूज ही इसमें कुछ कुछ डाले हुए हैं, ठीक है। चलो अभी तो ग्रुप में नहीं आ रहे हैं ना मैसेज किसी के? नो मैम। हाँ फिर ठीक है। देखो मैंने कहा था ना स्टूडेंट ज्यादा हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ 68 ही ज्वाइन कर रहे थे, बट अभी काफी 90 के आसपास है, ठीक है। अनामिका तो नहीं हुआ? अनामिका का अभी भी नहीं हुआ? अभी तो हो जाना चाहिए। इस लिंक से तो हो जाएगा, क्या करें अभी? हाँ एक बार कैंसिल करके दोबारा करो, हो तो जाना चाहिए। ओहो, बहुत दिक्कत देती है ये वाली चीजें। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। ओके तो देखो सरफेस केमिस्ट्री से ना मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों जिन्होंने मेरे से ये चैप्टर डिटेल में पढ़ा उनको दिख गया होगा कि चैप्टर कैसा है। इसमें सिर्फ आप लोगों के ना दो मेजर टॉपिक हैं जिसपे हमें फोकस करना है, ठीक है। एक तो कौन सा एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है ना, वो वाला टॉपिक रहेगा, और एक आपका कोलोइड्स वाला टॉपिक रहेगा। तो बेसिकली हाँ नहीं लिंक के साथ कुछ इश्यू है, कोई बात नहीं, वो मैं चेक करवा लूंगी टीम से, ठीक है। हाँ तो मेजर जो है ये दो ही टॉपिक है आप लोगों का, एब्जॉर्प्शन को पढ़ना है हमें डिटेल में और कोलोइड्स को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका कैटालिसिस वाला टॉपिक है वो आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, तो कुछ डिफरेंट नहीं है ना। और आपको पता है केमिस्ट्री में अगर कोई चैप्टर है तो वो बायो से रिलेटेड तो क्वेश्चन देगा नहीं, वो वही वाला क्वेश्चन देना प्रेफर करेगा एग्जामिनर जिसमें आपका केमिस्ट्री लगता हो, राइट। तो फिर हमारा जो मेन फोकस रहेगा आज इन्हीं दो टॉपिक पे रहेगा, एड्सॉर्प्शन वाले पे और कोलोइड्स वाले पे। कैटालिसिस में आपको क्या क्या करना है मैं बता दूंगी, सिर्फ 5 मिनट का काम है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं एड्सॉर्प्शन की बात करूंगी, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री से मतलब ये है कि इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सारी किससे होंगी, सरफेस पे जो जितने भी आपकी हो रही हैं इंटरेक्शन हो रही हैं पार्टिकल्स के बीच में, उनको पढ़ेंगे। आप बेसिकली ये बोल सकते हो सरफेस फिनोमेना, ठीक है। सरफेस पे होने वाली जितने भी चीजें होंगी, ठीक है, वो हम सारी सरफेस केमिस्ट्री पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले एड्सॉर्प्शन की। एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन का मतलब समझ रहे हो? एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस पे कोई चीज आके क्या हो रही है, बैठ रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है। मान लो ये मेरा सरफेस है, ठीक है, इस पे कोई गैस का पार्टिकल आया और आके चिपक गया, दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज, सबको दिखाई दे रहा है ना यहाँ से? स्पीसीज एट द सरफेस। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन क्या है आपका, सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। इसीलिए जो आपका मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, सपोज मैं गैस की बात कर रही हूँ, तो वो क्या है, सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बल्क से ज्यादा वो सरफेस पे है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो आप लोगों को तो पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद दो टर्म आती हैं बच्चे, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट
और एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट क्या होता है? जो आके सरफेस पे चिपक रहा है, द सब्सटेंस विच एक्यूमुलेट एट द सरफेस, उसको एड्सॉर्बेंट बोलेंगे, ठीक है। और एड्सॉर्बेंट क्या होगा? जिसपे एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेंट हो रहा है, यानी वो क्या है आपका? एड्सॉर्बेंट है। यानी कि बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में इंटरेक्शंस हो रही हैं, यही आप देख रहे हो। यस मैम। ठीक है, जैसे इन्होंने आपको एक कौन कौन से किस किस टाइप के एड्सॉर्बेंट हो सकते हैं। आपका जो चारकोल है, आपको पता है चारकोल पे क्या होता है? प्रॉपर्टीज आके एड्सॉर्ब होती है, यानी कि चारकोल हमारा क्या है? एड्सॉर्बेंट है। ऐसे ही प्लेटिनम हो गया, निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, ये सारे क्या हैं? आपके एड्सॉर्बेंट्स हैं, ठीक है। ओके, अब मान लो सरफेस पे आके आपके गैस के मॉलिक्यूल चिपक गए, है ना। अब डिपेंड करेगा कि उनके बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे है, या मैं सिंपल बोलूं एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे। अगर वो वीक है तो जो चिपका है वो वापस भी जा सकता है। अब इस वापस जाने को ही क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस, अनामिका का हो गया क्या? यस मैम, आ गई। चलो, the process of removing an adsorbed substance from a surface on which it is adsorbed is called desorption। और जहां पे adsorption और डिसॉर्प्शन एक ही साथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन बोलते हैं। ये सिर्फ डेफिनेशन, आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट क्योंकि हम सरफेस केमिस्ट्री कर रहे हैं तो जो सरफेस पे आपका फिनोमिना हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें पड़ रही है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जो होता है डिफरेंट होता है आपका एब्जॉर्प्शन से। जब एब्जॉर्प्शन आपका अगर सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी? बल्क में होगी, बल्क में होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपको ना ये एग्जाम्पल बच्चे ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपका नीट में पूछा गया है वाटर वेपर वाला। कि अगर मैं बात करूं वाटर वेपर का, तो जो वाटर वेपर है वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। यानी कि अगर आपने सिलिका जेल ली है तो आपके जो वाटर वेपर हैं वो क्या होंगे? इसमें एब्जॉर्ब होंगे। और अगर आपने क्या लिया है इसमें? एनहाइड्रस कैल्शियम, आराम से पढ़ेंगे, कैल्शियम क्लोराइड लिया है तो वाटर वेपर क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। ये वाला आपको ध्यान रखना है, पेपर में आ गया तो मुझे मजे, 4 नंबर आपके फ्री के, ठीक है। हाँ बोलो राधिका, बोलो। इसमें एब्जॉर्प्शन को जो फिनोमेना बताया वो बल्क के अंदर बल्क बताया है। फिनोमेना, हाँ, एड लिख लो। एड्सॉर्प्शन आपका क्या है? सरफेस फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना है। और जो आपका एब्जॉर्प्शन है बल्क वो बल्क फिनोमेना। जैसे अगर मैं बात करूं चारकोल की, मुंह पे लगाया कभी ने चारकोल का फेस पैक? लगाया होगा, लगाया होगा। तो क्या है, जो बेसिकली है डस्ट पार्टिकल्स हमारे फेस पे, जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो उस चारकोल पे क्या हो जाती है? एड्सॉर्ब हो जाती हैं। अगर मैं आपको एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल दूं तो आप लोगों को पता है, अगर मैं स्पंज ले लूं, है ना, उसको क्या करो? पानी में डिप करो, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे तो रहेंगे, अंदर भी रहेंगे बल्क में, ठीक है। बल्क में ज्यादा रहेंगे तो वो कैसा? एब्जॉर्ब कर लिया उसने पानी को, तो वो कैसा प्रोसेस आप लोगों का? एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। वो कैसा है? एब्जॉर्प्शन है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हाँ जी मैम एक बार ऊपर वाला बता दीजिए एक बार और। साक्षी, क्या हुआ? मैम ये वाटर वेपर, एड्सॉर्ब, एनहाइड्रस, ये वाला वो ये बता बोल रहे हैं, अगर आप बच्चे कैल्शियम क्लोराइड लेते हो तो वाटर वेपर क्या होंगे? एब्जॉर्ब कर लेगा वो। लेकिन अगर आप सिलिका जेल ले लो, वो अच्छा क्या होता है? एड्सॉर्बेंट होता है, तो उस पे वाटर वेपर क्या होंगे? एड्सॉर्ब। सिलिका जेल का वो देखी होगी ना तुम, कोई नई बोतल वगैरह लेते हो उसके अंदर छोटा सा वो पाउच सा होता है। यस मैम। हाँ, तो देखना उस पे सिलिका जेल लिखा होगा। हाँ मैम, ठीक है, यस अच्छा। इसमें मिल्टन में होता है। हाँ, मतलब होता है बोतलों में, अच्छी अच्छी बोटल्स में होता है, ठीक है। मैम आपने एड्सॉर्प्शन प्लस मैंने तो रखा भी हुआ है एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या हुआ बच्चे? जहाँ पे एड्सॉर्प्शन भी और डिसॉर्प्शन दोनों साथ हो रहा है वो मैम, उसको बोलते हैं बच्चा सोर्प्शन। मैम सिलिका जेल का यूज क्या होता है वैसे? बोला तो, अच्छा एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्ब करता है चीजों को। ओके मैम। का एग्जांपल क्या होगा? किसका बच्चे?
Absorption. किसका? सोप्शन का? Yes, ma'am. स्पंज का ले लो। स्पंज को अगर पानी में डिप करोगे तो सरफेस पे तो होंगे वाटर मॉलिक्यूल, बल्क में भी होंगे, तो दोनों एक तरह साइमल्टेनियसली है, दोनों प्रोसेस, एड्सॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी। Okay, ma'am. मतलब वाटर वेपर जल के ऊपर मैंने आपको accumulate ये हो बोला जाएंगे। है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अगर एक साथ हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सोप्शन बोल रहे हैं। डिसॉर्प्शन क्या है? मैंने शायद, हो सकता है कि उल्टा बोल दिया हो। डिसॉर्प्शन क्या होता है? जब अगर सरफेस पे पार्टिकल चिपक रहे हैं और आप उसको बाहर भगा रहे हो तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। डी का मतलब क्या है? रिमूवल। ठीक है। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, ये चैप्टर मुझसे किसने नहीं पढ़ा था? पढ़ा था तो फायदे में रहोगे, आज का क्लास तुम्हारे लिए होने वाला है हेल्पफुल। ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर कंप्लीट कराना है विद इन 1.5 आवर। ठीक है, तो वैसे तो पढ़ के आना चाहिए था आप लोगों को ये। हाँ मैम, कैटलिस्ट तो पढ़ लिया था पूरा। ये इतने बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है, बोलो। मैम मैम ने बोला आपने पूछा ना चैप्टर नहीं पढ़ा इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी नीचे कर लो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि वन शॉट का मतलब है मैं आपको मोटा मोटा वो चीजें बताऊंगी जो आपके पेपर में आएंगी। ठीक है, चलो। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना कि क्या होता है डिफरेंस? आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैम ऑप्शन में एक बार कंफ्यूजन हो रही है, एक बार क्लियर कर दीजिए। किसमें हाँ बेटा? मैम एक बार ये बताओ। मैम ऑप्शन बताया ना आपने। देखो, सोप्शन क्या होता है? जहां पे आपका एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, उसको बोलते हैं हम सोप्शन। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भैया सोप्शन क्या होता है, वो सिंपल एक, वो बोलते हैं ना कि क्योंकि हम एड्सॉर्प्शन पढ़े और एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं तो वो एक वर्ड लिख के दे दिया आंसर, बस। समझ रहे हो? बाकी इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये ध्यान रखो सोप्शन होता है क्या? जहाँ पे एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस होते हैं। ओके मैम। ठीक है, 1 मिनट दो मेरे को, एक सेकंड। चलो आ जाओ आगे। ये क्या हो गया? हाँ, उसके बाद है एड्सॉर्प्शन जब हो रहा है तो क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं क्या? यस मैम। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है आपका? सपोज पानी के ही मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अंदर होंगे पानी के मॉलिक्यूल, सरफेस पे भी होंगे। यस मैम। ठीक है, तो होगा क्या? यहाँ पे देखो, जो पानी के अंदर हैं और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जो इस पे फोर्स लग रहा है वो सारे पार्टिकल लगा सकते, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से हर जगह से फोर्स मिल रहा है। तो अगर मैं बोलूं क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। यस मैम। जबकि मैं सरफेस पे बात करूं तो इसको साइड से लग रहा है, नीचे से लग रहा है। ये कैसे फोर्सेस होते हैं? रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं। या आप बोल सकते हो इसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर मतलब मान लो बाहर से कोई आया तो वो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के साथ करेगा या जो बल्क में है उसके साथ करेगा? सरफेस वाले। सरफेस वाले। यानी कि जो सरफेस पार्टिकल हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए तो इसका नाम क्या है चैप्टर का नाम? सरफेस केमिस्ट्री। जो भी हम फिनोमिना डिस्कस करने वाले हैं वो सरफेस पे होने वाले फिनोमिना हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, गैस के पार्टिकल है, मस्त मजे से घूम रहे हैं एयर में। ठीक है, एयर में मस्त मजे से अपने मजे से घूम रहे हैं। जैसे ही आएगी बारी चिपकने की सरफेस पे तो उनकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी उन गैसियस पार्टिकल्स की? अगर मैं एड्सॉर्बेट को गैसियस मॉलिक्यूल कंसीडर करूं, क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यस वो मजे से घूम रहे हैं, अब वो आके चिपक रहे हैं, यानी कि उनकी जो रैंडमनेस है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर डिक्रीज हो गई तो डेल्टा एस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यस मैम। ठीक है, डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। दूसरा मुझे ये बताओ
कि एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, ये जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में इंटरेक्शंस हो रही है, कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपको दो चीजें पता चल गई कि एक तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब गैस के पार्टिकल, अगर मैं बोलूं एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि बॉन्ड बन रहा है। अब बॉन्ड बन रहा है तो मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। यस तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, डेल्टा एस नेगेटिव होगा, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर नेगेटिव होगा, इधर देखना एक बार, तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी क्या है, इसमें नेगेटिव है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी एड्सॉर्प्शन होगा तो ये वाली तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। जनरली हम बोलते हैं कि एंट्रोपी, मतलब जनरली हम डेल्टा एस पॉजिटिव पॉजिटिव हमारे माइंड में रहता है, लेकिन ध्यान रखना एड्सॉर्प्शन जब हो रहा है तो एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी, रेंडमनेस क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? मैम ये यस मैम। क्या कह रहे हो साक्षी? मैम ये एब्जॉर्प्शन के लिए आपने एब्जॉर्प्शन के नीचे लिखा है ना? एब्जॉर्प्शन का सिर्फ, अरे नहीं बेटा, ये एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन की सिर्फ तुम्हें डेफिनेशन ध्यान रखनी है। पूरे चैप्टर में हम एब्जॉर्प्शन ही पढ़ेंगे। ओके मैम। आपको कहीं भी एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, सोर्प्शन, ये सिर्फ डेफिनेशंस है। जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो किसके लिए करेंगे, एब्जॉर्प्शन के लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। तो जो भी सरफेस पे फिनोमिना हो रहे हैं वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। चलो, उसके बाद बात आती है, हमारे दो टाइप के एड्सॉर्प्शन होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल, इनको फिजियो और केमियो भी बोलते हैं। अभी ध्यान से सुन लेना, यहाँ से बहुत बोलते हैं ना, वो फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं एग्जामिनर के। तो फिजियो मैम ये जो एक जो आपने भी बताया ना फिजियो केमियो, मैम ये हमारे स्कूल के एग्जामिनर ने भी पूछा था, पर ये सिलेबस कटा हुआ है तो फिर उन्होंने कैसे पूछ लिया? मन कर रहा होगा ख्याति उनका। ओके मैम। चलो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो 6-7 पॉइंट है ना, मैं आपको ऐसी मतलब ऐसा वर्बली बता रही हूँ, फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे, ठीक है। चलो, अब जैसे हमें पता है हम क्या देख रहे हैं, जब से मैं अभी पढ़ाने लगी हूँ 10-15 मिनट से, तो मैं क्या कह रही हूँ, सरफेस पे मॉलिक्यूल आके चिपक रहा है, यानी कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में क्या है, इंटरेक्शन हो रही है ना, बॉन्ड बन रहा है। तो फिजियोसॉर्प्शन में क्या होता है, जब एड्सॉर्बेट जो है एड्सॉर्बेंट पे आएगा तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है। किस टाइप के फोर्सेस है उनके बीच में? वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं। एक बात बताओ, अब वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, थोड़ी सी एनर्जी लगाओगे निकल जाएंगे वो मॉलिक्यूल जो चिपके हैं, बोलो हाँ या ना? यस मैम। कोई कंपाउंड की तो फॉर्मेशन हुई नहीं, और अगर वो चिपक रहे हैं और वापस जा रहे हैं, यानी कि प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्सिबल हो रहा है। क्यों क्यों हो रही है सब? क्योंकि उनके बीच एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कैसे टाइप के फोर्सेस हैं, वीक वंडरवॉल। अच्छा ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ है, द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन आर लो। भाई ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तभी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, इसमें तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस है। तो एनर्जी अराउंड 20 to 40 किलो जूल पर मोल रिलीज हुई है, कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं हुई है, रिवर्सिबल है ये प्रोसेस। कौन सा? फिजियोसॉर्प्शन। इसमें मैंने कहीं पे भी बोला कि मुझे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? मुझे चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी की, क्योंकि कंपाउंड की तो फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है ना। बॉन्ड बनता होगा तो मैं आप लोगों को कहती है ना कि भैया इतनी एनर्जी दे दो कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, बट ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है टेम्परेचर का ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। एक बात देखो, सोच के देखना, अगर टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल के पास पास आएंगे, है ना। मॉलिक्यूल लो टेम्परेचर पे क्या होगा, जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो ज्यादा अच्छे से होगा। और जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर का मतलब क्या है, आप हीट दे रहे हो, वो बेचारों के बीच पहले ही वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, हीट दोगे वो तो भैया उनका डिसॉर्प्शन होता जाएगा,
बोलो क्या कहते हो? तो Yes, अगर मैं ma'am. फिजियोस ऑप्शन में Yes, ma'am. फिजियोस ऑप्शन में अगर मैं बात करूं टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका जो एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता डिक्रीज कम हो जाएगा. डिक्रीज हो ओके चल इतना समझ में आया। दूसरा क्या है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है स्पेसिफिक तो है ही नहीं नेचर में। दूसरा क्या, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बना रहा है, इसका मतलब क्या है मैम? मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का मतलब क्या? एक बात देखो मॉलिक्यूल आ रहा है, चिपक रहा है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, क्या है उनके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही नहीं है। अगर एक बार स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता तो उसके ऊपर आके कोई और पार्टिकल नहीं आ सकता। अब क्या है, अलग अलग पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं, यानी कि मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन रही है। समझ में आई ये वाली बात? है ना? थोड़ा इमेजिन करो, जैसे अगर मैं बात करूं केमिस ऑप्शन की, तो केमिस ऑप्शन में क्या है, सिंपल बिल्कुल फिजियोस ऑप्शन से उल्टा। पहला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड। अगर केमिकल बॉन्ड बन गया तो भैया हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। और ध्यान रखना इनकी वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं जनरली आपको कहती हूँ वैल्यूज नहीं पता होनी चाहिए, लर्न नहीं करोगे चलेगा, लेकिन इन दोनों की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन की इन केस ऑफ फिजियोस ऑप्शन एंड इन केस ऑफ केमिस ऑप्शन। कितना होता है केमिस ऑप्शन में? 40 to 400 जूल, ठीक है, जबकि फिजिकल में कितना होता है? 20 to 40 जूल। अगर हमारा ये चैप्टर मान लो आज रह भी गया ना, टेंशन मत लो, कल कर लेंगे, चलेगा ना? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई अब दिक्कत बात क्या है, अब एनर्जी अच्छी खासी रिलीज हो रही है, यानी कि कंपाउंड बना है, और एक बार बॉन्ड बन गया तो ये कैसा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना? अब आप क्या बना रहे हो? प्रोडक्ट बना रहे हो, अच्छा खासा भैया केमिकल बॉन्ड बन चुका है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो मतलब कुछ ना कुछ तो एक्टिवेशन एनर्जी दी होगी ना आपने, कि रिएक्टेंट से भैया प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसका आप लोगों को ग्राफ बना के दिखाऊं, जो कि आपको ना एनसीईआरटी में मिलेगा, अच्छी बुक्स में मिल जाएगा जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। अगर मैं बात करूं केमिस ऑप्शन में, नोट्स के लिए आप मेरे क्लास नोट्स रेफर करेंगे, इसको एज अ क्लास नोट्स नहीं पढ़ेंगे, इसको सिर्फ आप क्वेश्चंस के लिए लेंगे इस पीडीएफ को। समझ आ गई सबको? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगी इरेज करूंगी, लिखूंगी इरेज होंगी, तो वो आप लोगों के लिए बाद में हो सकता है डिफिकल्ट लगे आपको, ठीक है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपने क्या दिया? एनर्जी दी, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ा, हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ मैम। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर आप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अरे भाई केमिकल बॉन्ड बन गया, जितना आपने टेम्परेचर, जितने एक्टिवेशन एनर्जी देनी थी उतने में काम चल गया। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, एब्जॉर्प्शन क्या बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा? ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भैया बॉन्ड टूटने लग जाएंगे। याद करो ऑर्गेनिक में हीट लिखते हैं ना हम, है ना? तो अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दे तो भैया बॉन्ड टूटने लग जाएंगे फिर, ठीक है। तो इतनी आपको Yes, सिर्फ इतना ma'am. ही टेम्परेचर देना है जितना उसको रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए? तो पहले वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा? डिक्रीज। जबकि फिजियोस ऑप्शन में तो भैया वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज ही हो रहा है। क्या ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर ये आपका सरफेस एड्जॉर्बेंट है, इस पे सरफेस जो है मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहा है, अब क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच केमिकल बॉन्ड बन चुका है, बन चुका है, तो इसके ऊपर कोई आके चिपक सकता है क्या? बताओ। नो मैम। बन चुकी है एक लेयर, तो ये क्या होते हैं? आपके यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होती है, ठीक है। स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, ऐसा नहीं है कोई भी आके बाहर से अपने आप बॉन्ड बनाने लग जाएगा, नहीं। स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, एंड अकर ओनली व्हेन देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट। क्या ये समझ में आ गया? जल्दी से थम्स अप दे दो, 95 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हो तुम लोग, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ और है कि इसके अंदर कुछ नहीं, इस वाले पेज पे इतना ही था। तो अगर कई बार तो ना ये जो जितना मैंने पढ़ा है ना, यहीं से ही बनता है क्वेश्चन। 90% केसेस में 4 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, जितना मैंने करा दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, तभी मैंने थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको डिटेल में बताया है, ताकि आपको याद रहें चीजें। चलो आगे चलो। Yes, मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो बोलो बोलो। मैम जैसे कि अभी आपने बताया जो एड्सॉर्प्शन है उसकी जो एंट्रोपी आती है वो नेगेटिव होती है। और इस एड्जॉर्प्शन की हाँ मैम एड्सॉर्प्शन की। मैम तो फिर एड्सॉर्प्शन तो आपने बताया ना कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फिर भी डेल्टा एस नेगेटिव आ रही है।
अच्छा क्वेश्चन पूछा, इधर देखो, ये है हाँ। डेल्टा एच तो नेगेटिव ही है, Randomness decrease. बोलो जल्दी बोलो। मैम डेल्टा एच तो नेगेटिव था ना। हाँ और डेल्टा एच G नेगेटिव है ना, आगे भी माइनस है ना, हाँ तो Yes, ma'am. माइनस पॉजिटिव और डेल्टा एच क्या मैं बोल रही हूँ, अगर नेगेटिव। आप चाहते हो डेल्टा Negative. सेकेंड, अगर आप चाहते हो कि डेल्टा जी नेगेटिव हो तो डेल्टा एच शुड बी मोर नेगेटिव देन टी डेल्टा एच, तब जाके आपका डेल्टा जी क्या होगा राधिका, नेगेटिव। नेगेटिव। अभी ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हो सकता है पेपर में आपसे पूछ ली जाए। अभी ठीक है, हाँ मैम। और किसी ने हैंड रेज किया था, बीच में बोल लिया करो, क्योंकि ना मेरे को ऐसा ना टाइम टू टाइम हैंड रेज मिलते हैं ना, तो हो सकता है कि मेरा ध्यान ना जाए। निवेदिता आपको कुछ पूछना है? मैम जो केमिकल वाले में जो कौन सी फोर्स होती है एक बार बता दें। केमिकल बॉन्ड बोलता है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई जो स्पेसिफिक बॉन्ड नहीं रहता, हाँ जी, कोई स्पेसिफिक ना 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 ना, सिर्फ ये ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास वीक जो फोर्सेस होते हैं वो जनरली आपके लंदन फोर्सेस होते हैं। अब हो सकता है कि वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हों, ठीक है, हो सकता है कि कोई और टाइप का बॉन्ड बना रहे हों जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब सिंपल आप यही मान सकते हो, मान लो सपोज जो गैस का मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन है और जो एडजॉर्बेट है सरफेस कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ओके मैम, ठीक है। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कि आपसे नाम पूछेंगे बॉन्ड का, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये ध्यान रखना है केमिकल बॉन्ड बन रहा है। और आपको पता है जब आप केमिकल बॉन्ड बना देते हो, केमिसॉर्प्शन से ही हो रहा है केमिकल बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, जैसे स्तुति बोल रही है आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है ना, तो बस आपको ये ध्यान रखना है केमिकल बॉन्ड बन रहा है। मैम हाँ बच्चे बोलो। एक बार मल्टीमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर बता दीजिए। देखो केमिस ऑप्शन में क्या हो रहा है, इधर देखो, केमिस ऑप्शन की बात करें, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, मान लो कोई आया ऊपर से चिपक गया, आया चिपक गया चिपक गया चिपक गया, देख पा रहे हो, ठीक है। अब हो गया, अब इनके बीच बॉन्ड बन चुका है, ठीक है, अब इसके साथ कुछ और नहीं आने वाला है, तो ये कैसी लेयर है, यूनिमोलिकुलर लेयर है, एक ही टाइप की लेयर। यस मैम। जबकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो ये फिजियोस ऑप्शन में जो आपका ये मॉलिक्यूल आके चिपक रहा है, इनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। जैसे वो उसके ऊपर कोई और भी आके चिपक सकता है, इस तरह से लेयर बन सकती है इसकी, देख पा रहे हो? ओके मैम, क्लियर हुआ। इस तरह से, तो ये कैसे है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बहुत सारी लेयर बन सकती है। तो ये मतलब मैम और भी मॉलिक्यूल आ सकते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर में? क्या हुआ बच्चे, क्या आ सकता है? मैम मॉलिक्यूल्स और भी आ सकते हैं ना? हाँ जैसे हाँ हाँ हाँ, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी लेयर बन सकती है, समझे? यस मैम। चलो, और अगर मैम डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो गई तो? डेल्टा जी की 0 हो गई तो मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है फिर तो उसमें, मतलब यानी कि जब बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, डेल्टा एच कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, इतना कि वो टी डेल्टा एच के बराबर आ गया। यस मतलब जो एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस है भैया वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और उसकी वैल्यू डेल्टा एच की अगर टी डेल्टा एच के बराबर आ गई तो डेल्टा जी आपका 0 हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन करने की जरूरत नहीं, पेपर में नहीं पूछते हैं। ओके, ठीक है, समझ गए? आगे चलो। यस मैम। यस मैम। इसके बाद ये कौन कौन से फैक्टर है जो एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, ये आप पढ़ सकते हो। टेम्परेचर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। सरफेस एरिया, जितना भैया जितना ज्यादा उसको सरफेस एरिया मिलेगा उतना मस्त मजे से एड्सॉर्प्शन होगा। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट भी डिपेंड करता है कि आपका एड्सॉर्प्शन कैसा हो रहा है ना। आप कौन सी गैस ले रहे हो वो भी डिपेंड करता है। पता चले आप ऐसा ही कुछ गैस ले रहे हो वो अच्छे से बेचारी एड्सॉर्ब ही नहीं हो पा रही है ना। गैस का कैसे रहता है आपको पता है ना, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा गैस का उतनी एब्जॉर्ब होगी, उतना ही अच्छा क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कौन बताएगा, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? मैम जिस टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई हो जाता है। लिक्विफाई हो जाती है, नहीं होती। द टेम्परेचर अबाउट विच गैस कम हो कैन नॉट बी लिक्विफाई ना। मैम लिक्विफाई हो जाता है ना।
हो जाती है। यस मैम, हो जाता है। का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बच्चे? इस टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर पे तो गैस हो जाएगी, लेकिन इसी ऊपर जाएगा टेम्परेचर के ऊपर, मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर इससे ज्यादा टेम्परेचर लोगे तो हो जाएगी क्या गैस लिक्विफाई? नो मैम। तो यही बोल रही हूँ इस टेम्परेचर पे, इसका नाम दिया हुआ है क्रिटिकल टेम्परेचर। इससे ऊपर जाओगे तो भैया इस टेम्परेचर से ऊपर तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो अगर मान लो आपको गैसेस दी हुई है और उनके क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो वंडरवॉल फोर्सेस भी है ना, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका जो गैस है वो लिक्विफाई होगा, और जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना लिक्विफिकेशन अच्छे से होगा और उतना अच्छा क्या होगा आपका एड्सॉर्प्शन होगा। क्लियर है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वाला ध्यान रखना। एनसीईआरटी में लाइन दी हुई और ये पेपर में भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, याद रहेगा। चलो उसके बाद मुझे आपको बताना है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब मैम ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या चीज है? देखो कितना, ध्यान में सुनना, कितना अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुआ बाय एड्सॉर्बेंट विथ प्रेशर देखना है हमें। क्या बोल रही हूं मैं? कितना अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुआ बाय एड्सॉर्बेंट विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। उसी के ग्राफ को ही क्या बोला गया है? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोला है, क्योंकि फ्रेंडलिक ने ये दिया था और हमने क्या नाम रख दिया इसका? फ्रेंडलिक आइसोथर्म, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। यानी कि इसमें इसने क्या बताया है? इसने x/m का रिलेशन बताया प्रेशर के साथ, कि जो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रही है उसका प्रेशर के साथ ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है। अब मैम इसका इक्वेशन क्या है? अब ये मत पूछना मैम ये इक्वेशन आया कहां से, फ्रेंडलिक ने दिया है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसकी जो इक्वेशन है बच्चे, वो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि x/m इज इक्वल टू k P1/n। x क्या है यहाँ पे? कितना मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुआ है। m क्या है आपका? एड्सॉर्बेंट का मास होगा ना, एड्सॉर्बेंट का मास होगा कुछ ना कुछ। p क्या है? प्रेशर है। k और n क्या है? आपके कॉन्स्टेंट है जो डिपेंड कर रहे हैं कि आपका एड्सॉर्बेंट कैसा है और जो गैस है वो कैसी है, ठीक है। अच्छा मैम इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारा? इसमें जो ये ग्राफ प्लॉट हुआ है ना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट इसमें। हाँ राधिका बोलो। मैम ये n क्या बताया आपने? कांस्टेंट है दोनों, k और n आर कांस्टेंट, बस। k और n है कांस्टेंट जो डिपेंड करते हैं आपके नेचर पे। किस पे? किसके नेचर पे? एड्सॉर्बेंट के नेचर पे, और कौन सी गैस है उसके नेचर पे। क्योंकि गैस भी मैटर करेगी ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कोई भी गैस ले लोगे उसके केस में एड्सॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मैम ये जो कैपिटल है, ये एड्सोबेट का मोलर मास है। कहाँ पे कैपिटल एम? ये वाला जो मैंने नीचे लिखा है, हाँ। ये मास है। हाँ, जो आपने एड्सॉर्बेंट लिया है उसका क्या मास है? वो है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ऊपर वाला एक्स क्या है? जो एड्सॉर्ब हुआ है, Okay. मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब। बोलो। मैम दोनों तो सेम ही हो गया। कहाँ सेम हुआ? वो है मास ऑफ गैस जो एड्सॉर्ब्ड हुआ है, वो एड्सॉर्बेंट का मास है। सेम कहाँ हुआ? एड्सोबेंट तो सरफेस है ना। हाँ, और एड्सॉर्ब क्या है? गैस। हाँ, तो मतलब जो मैम कैपिटल एम है वो उस सरफेस का बता रखा है, मास ऑफ हाँ एड्सोबेंट। हाँ। अब देखो ना, ये सरफेस पे है, हमें चेक क्या करना है यहाँ पे? जो सरफेस पे जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है उसका अमाउंट ही तो चेक करना है कि कितना एड्सॉर्बेंट ने वो मास, कितना कैपेबल है, कितना अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब कर पा रहा है वो पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट, ठीक है। एक्स क्या है? अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है। चलो आगे। ग्राफ में पुट करने के लिए लॉग लेते हैं ना पहले। हाँ, लेकिन नहीं, वो जब आपसे पूछा होगा तब, ठीक है। पहले हम इसका देखेंगे कि x/m का क्या रिलेशन है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ, देखो ना, धीरे धीरे मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ तो आपका एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, देख पा रहे हो। और जैसे आपने बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया तो एकदम से क्या हो गया? सैचुरेशन आ गया। यस। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ
कि आपने अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया, अगर आपने ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा, जितना प्रेशर आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो एड्जॉर्प्शन हो रहा है, उससे ज्यादा प्रेशर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन क्या बढ़ जाएगा क्या, नहीं, तो आके क्या हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका x/m है वो तो भैया टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यही मतलब Yes. है इसका, प्रेशर की पावर 0। यस मैम। ठीक है, प्रेशर की पावर 0, अगर प्रेशर की पावर 0 है तो 1/n 0 और n क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। देखो एक बार, Yes, ma'am. जबकि मैं इस पे बात करूं, लो प्रेशर पे बात करूं, तो लो प्रेशर पे क्या हो रहा है कि जो आपका x/m है, जो आपका जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के, यानी कि 1/n क्या हो जाएगा 1, तो n क्या हो जाएगी 1, यही मतलब है। लेकिन फ्रेंडली आइसोथर्म का ग्राफ किसके बीच में आपने प्लॉट किया, x/m इज इक्वल टू kp 1/n, तो जो ये मॉडरेट वाला प्रेशर वाला रीजन है ये किसके करस्पॉन्डिंग हुआ, जो फ्रेंडलिक ने इक्वेशन दी x/m इज इक्वल टू kp की पावर 1/n। और ध्यान रखना इसकी वैल्यू किसके बीच में रहती है, n की वैल्यू 0 to 1 के बीच में रहती है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आया हुआ है, जैसे देखो जो मैंने अभी आपको समझाया वो लिखा हुआ, क्या आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो लो प्रेशर पे क्या होगा, एक सेकेंड रुको, लो प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा, और देखो इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा। देखो समझ गए, x/m विल डिपेंड ऑन द पावर ऑफ प्रेशर विच लाई बिटवीन 0, यानी कि जो ये फ्रेंडली आइसोथर्म है वो किस पे कर रहा है, किस पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल एट बोलो मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर। हाँ बोलो राधिका। मैम अभी जो आपने बताया कि अगर सैचुरेशन प्रेशर आ गया तो n की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और 1/0 इंफिनिटी होता है। नहीं n की वैल्यू नहीं, प्रेशर की पावर 0, अब प्रेशर की पावर क्या थी 1/n, यानी कि 1/n 0 हो जाएगा ना, तो n क्या हो जाएगा 1/0 इज इंफिनिटी हो जाएगा ना। ध्यान से करके बोलो। यस मैम। फिर ठीक है, मैम अगर हाँ लो हाँ हाँ प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होगा। हाँ अगर हाँ हाई प्रेशर होगा तो वो p0 मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हम्म, और अगर इंटरमीडिएट होगा तो वो डिपेंड करेगा उस पर। हाँ फ्रेंडली का जो आपका फ्रेंडली इक्वेशन है उसको फॉलो करेगा, वो क्या है, वो x/m इज इक्वल टू kp की पावर 1/n। x क्या है, सिंपल, ध्यान रखो, आपको ध्यान ही नहीं रखता है भैया, सिंपल याद रखो, x बाय क्या है, कितना अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हुआ है, बस खत्म, बस खत्म। ठीक है, चलो आगे। यस मैम। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, अभी जैसे जूबिया बोल रही थी कि अगर मान लो जो ये फ्रेंडली आइसोथर्म है, अगर मैं इसका लोग ले लूं दोनों साइड, तो क्या यही बन जाएगा, लोग x/m इज इक्वल टू लोग k प्लस 1/n लोग p। Yes, ma'am. ठीक है, तो log x/m क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं log x/m वर्सेस log p के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो आपको दिख रहा है ये x एक्सिस पे है, तो ये 1/n क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा log के, बताओ। यस मैम। यस मैम। ध्यान रहेगा सबको, ध्यान रहेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे नर्सिंग के भी हो गए, यहाँ पे नर्सिंग के सीवीटी के सारे ही आ गए हो क्या आज इस क्लास में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई कई स्टूडेंट्स को मैं आज काफी मतलब टाइम बाद देख रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा, स्लोप क्या होगा इसका 1/, अब ये मत सोचो कि मैं ऐसे ही आ जाएगा कि स्लोप पूछेंगे, वो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं इससे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1/n स्लोप होगा, लोग के क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, बोलो। यस मैम। ये छोड़ दो, ये आपको लोगों को नहीं करना है, लैंग्वेज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आप लोगों के लिए नहीं है, ये जेई वालों के लिए है, जेई वालों पे छोड़ दो, ठीक है जी, इसको नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन तो खुद पढ़ेंगे, ठीक है, एप्लीकेशंस कई बार पूछ लेते हैं कि कहाँ कहाँ भैया एड्जॉर्प्शन का यूज होता है, ठीक है,
चलो उसके बाद कैटालिसिस में क्या है, कैटालिसिस में देखो कुछ भी नहीं है, सुन लो ध्यान से, जो तुमने बायो में पढ़ा है बस वही है। आप लोगों को एक काम करना है, जितनी भी रिएक्शंस यहाँ पे हैं एनसीईआरटी में है, उसमें कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो आपको करना है बस, ठीक है। एंजाइम में क्या करना है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, मान लो वो बोल रहे हैं कि माल्टोज से उसमें चेंज हो रहा है, ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, या किस में स्टार्च से किस में चेंज हो रहा है, तो उसमें जो एंजाइम यूज हो रहे हैं वो आपको करना है। मान लो किसी में माल्टेज यूज हो रहा है, डाइस्टेज यूज हो रहा है, जाइमेज यूज हो रहा है, ये सब यू हैव ऑलरेडी नो, है ना। तो आप लोगों को वो वाली चीजें पढ़नी है जो आपने ऑलरेडी कहाँ पढ़ ली है, बायो में पढ़ ली है। जैसे यहाँ पे मैं देखो देख पा रही हूँ होमोजीनियस कैटालिसिस है ना, तो आपको पता है इसका मतलब क्या हो, होमोजीनियस मतलब तो सेम होता है, यानी कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट तीनों क्या है, सेम फेज में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि SO2 से अगर SO3 बन रहा है कि वहां पे जो कैटलिस्ट यूज हुआ है वो क्या हुआ, NO, वो भी किसमें फेज में है, गैसियस फेज में। हैबर प्रोसेस में क्या यूज हुआ है, आयरन यूज हुआ है, वो कौन से फेज में, सॉलिड फेज में है, यानी कि ये कैसा है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। बोलो ठीक है बात, Yes, ma'am. ओके ठीक है। उसके बाद आपको पता है कैटलिस्ट भी, देखो जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ना, उसमें अगर आप लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा तो मैंने ये बोला था आप लोगों को, केमिकल काइनेटिक्स में तो आपका सिर्फ आप बात करते हो कैटलिस्ट से, मतलब ही आप लोगों का ये होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को यही बता, अरे सुन लो मेरी बात सुन लो, ज्यादा डीप में मत जाओ फंसोगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कैटलिस्ट आपके बेसिकली इसमें 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो और इंड्यूस, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन से होते हैं, जो कि क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेंगे। इसके लिए हम जनरली प्रमोटर का भी यूज करते हैं, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट कौन से होते हैं, जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, याद रहे तो ठीक है, इंड्यूस कैटलिस्ट को करने की जरूरत नहीं है। ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है बताओ खुद, मतलब मान लो अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जैसे हमने रिएक्शन देखी है ना MnO2 वाली, देखी है ना मैग्नीज वाली, तो उसमें क्या बोलते हैं, रिएक्शन होती है जिसमें MnO2 बनता है और हम कहते हैं यही एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट की तरह, है ना। तो कुछ क्या होते हैं आपके, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिगिंस टू एक्ट एज कैटलिस्ट इट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। हाँ प्रभाष। मैम वो नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल, नेगेटिव कोई भी इनहिबिटर हो सकता है जो रिएक्शन को रिटार्ड कर सकता है, अब काफी सारे होते हैं ऐसे। प्रिजर्वेटिव्स, हाँ प्रिजर्वेटिव्स, और बताओ। पॉजिटिव वाले कौन से होंगे, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं इसका एग्जांपल, जैसे तुम हैबर प्रोसेस है उसमें आयरन ले रहे हो तो उसके साथ मोलिबेल्डियम भी डाल देते हैं एज ए प्रोमोटर। आप पेपर में नहीं आएगा आप लोगों का, ये सिर्फ मेरे सामने आ गया इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बस उससे ज्यादा लेना देना नहीं है आप लोगों को उससे। हाँ बोलो। जैसे मैम आपने अभी हम MnO4 माइनस वाली रिएक्शन बताई जिसमें Mn2 प्लस बनता है, तो जो प्रोडक्ट में बना वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने लग जाता है। हाँ मतलब जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन का, वही स्टार्टिंग में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ओके, लिखा हुआ है ना यहाँ पे साफ साफ, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव कैटलिस्ट के बहुत सारे बच्चे एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे। बायो में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा है नेगेटिव कैटलिस्ट, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? नो मैम। मैम नेगेटिव कैटलिस्ट पॉइजन्स होते हैं। हाँ पॉइजन बोल दो या इनहिबिटर बोल दो, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं, ठीक है। चलो ये करना है क्या मैम, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिसिस? हाँ कर सकते हो, सिर्फ कैटलिस्ट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पता है, मैं आप लोगों को दोबारा नहीं बता रही हूँ कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ना, और क्या करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता है बल्कि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ रही हूँ आपका कोलोइड्स पे, समझ में आ गई? मैं डायरेक्ट किस पे आ रही हूँ, कोलोइड्स पे आ रही हूँ। एंजाइम वाला पोर्शन अगर किसी को करना है तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, क्वेश्चन नहीं आता एंजाइम से। जितना एंजाइम तुमने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है वो तो भैया मोर देन सफिशिएंट है, केमिस्ट्री में तो कुछ है ही नहीं। हाँ लेकिन वो जरूर कर जाना जो मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि आप
रिएक्शन करवा रहे हो, जैसे अभी मैंने बोला माल्टोज ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, ये वाले कर लेना। आपका एनसीईआरटी में पूरा टेबल बना हुआ है, 3-4 मिनट लगेंगे, उसको एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना, ठीक है? ओके मैम। अच्छा ऑटो कैटलिस्ट ओके मैम। बच्चे ऑटो कैटलिस्ट वो होता है, जैसे मान लो आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, है ना, जैसे अभी मैंने MnO2 वाली रिएक्शन कराई, हमें तो पता है चलो MnO2 इसमें प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टार्टिंग में एज अ कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करता है कई रिएक्शंस में, उसको हम बोल रहे हैं ऑटो। ऑटो का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में बन रहा होगा जो खुद से ही रिएक्शन के स्टार्टिंग में कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा होगा, वही मतलब हुआ। हाँ, मैग्नीज वाला टेस्ट में ही आया था, वहीं से तो मेरे को याद आया ये एग्जांपल तुम लोगों को देना है। कोलोइड्स क्या होता है भैया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोलोइड्स क्या होता है? हम जो इनसॉल्युबल होते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, बट उनमें से टिंडल इफेक्ट फिर भी शो कर देते हैं। सोलुबल नहीं होते क्या? अच्छा, नहीं। मिल्क कैसा है? मिल्क तो ये सोलुबल नहीं होता है क्या? मैम मैम फिर भी नहीं है ये। हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। हाँ, कैसा होता है मिल्क? देखने में तो ये कैसा लगता है तुम लोगों को? होमोजीनियस लगता होगा, है ना? यस मैम। लेकिन है क्या ये? जीनस। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर बाद रख दोगे, दूध ले लो, मिल्क ले लो या लस्सी ले लो इसकी जगह, ठीक है, थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपको पानी अलग अलग दिखेगा और वो लस्सी जो है थोड़ी अलग अलग दिखेगी, है ना? देखा होगा आप ऐसे, आपने 2 फेज आपको दिखा। चलो ठीक है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, वो हमें से पेपर में नहीं पूछेगा कि मिल्क कैसा लगता है, लस्सी कैसा लगता है। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप फालतू के क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़ गए ना, फालतू के क्वेश्चन में, तो फंस जाओगे। जितना करा रही हूँ प्लीज उतना कर लो, क्योंकि पहले तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ये चैप्टर। अब जब मैं ये चैप्टर मोटा मोटा बता रही हूँ तो आपको डीपली पढ़ना है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है? किसी को फिर भी डीपली पढ़ना है तो जाओ, वहां पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है वीडियोस में। लेकिन अब तुम्हें भी पता है तुम लोगों के पास टाइम तो है नहीं, और वन शॉट का मतलब तो ये है कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी, क्योंकि पहले तो आप लोग पढ़ते नहीं हो क्लास में, है ना? फिर बाद में याद आता है जब पेपर को 20 दिन रह गए हैं कि मैम ये इसके ये क्या होगा, इसका क्या होना चाहिए, और रुजू जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। मैम एफएसटी में ऐसा क्वेश्चन भी था, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये कैसे? हाँ, वो इमल्शन है बेटा, इमल्शन है, वो एनसीईआरटी में एक बार आया हुआ है, वो बस एक ही बार आया हुआ है, करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी छोड़ देना आप। मैम इस एफएसटी में था। कोई बात नहीं, एफएसटी में तो फिर क्या हो गया बेटा, एनसीईआरटी तो उठानी पड़ेगी ना तुम लोगों को। अगर मान लो क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग देखोगे तो सही ना वो कौन से चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन। यस मैम। क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है ना कि मैम ये आया हुआ था सरफेस में, आपने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम तो छोड़ दिया। एनसीईआरटी तो पढ़ोगे ना इस चैप्टर के लिए, वहां पे लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है इमल्शन का, उसमें आपको अलग अलग टाइप के इमल्शन दिए हुए हैं, ऑयल इन वाटर, इसमें भी आ जाएगा, वो भी तुम लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है? ठीक है, टॉपिक में तुम लोग थोड़ा समझो चीजों को। एक सेकेंड रुको, क्या हो गया ये? यहाँ पे मेरा जो मेन बोलते हैं ना, मेन जो मेरा मोटिव है आज की क्लास लेने का वो ये है, मेरे को पता है तुम लोग कहाँ फंस सकते हो, तुम्हें कहाँ आ सकती है दिक्कत, तो वो करा रही हूँ। ये ऑयल इन वाटर तो भैया 10th में भी पढ़ा है ना तुमने, ऑयल इन वाटर सच्ची बताना पड़ा, तो वो तुम ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं कराऊंगी, तो सॉरी, ठीक है? बस हाँ, पढ़ लेना जरूर एक बार, तुम लोग पढ़ लेना एक बार एनसीईआरटी से, ठीक है? तभी तो बोलते हैं एफएसटी से ये हमें हो जाता है कि चलो ये मान लो सपोज एफएसटी में, चलो मैं मेरा ले लेती हूँ, मैं कोई टॉपिक नहीं करके गई, ये सोचिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और मेरा एफएसटी में आ गया, है ना? तो मैं एक बार ये तो देखूंगी कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, फिर मैं देखूंगी कि ये तो ना सरफेस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं एक बार देख लेती हूँ, देखने में क्या जा रहा है, ताकि वो वाला क्वेश्चन अगर मान लो मेरे पास पेपर में बाय चांस मिल जाए तो मैं वो अटेम्प्ट कर सकती हूँ। यही तो फायदा है एफएसटीज का, समझ रहे हो? कि जो तुम चीजें छोड़ रहे हो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, आई एग्री, ऑयल इन इमल्शन वो वाला टॉपिक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, और 0.00% चांस है कि तुम्हारा वो नीट में आएगा, बट ठीक है ना, एफएसटी के थ्रू हमने उसको पढ़ लिया, आएगा तो कर देंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे, ठीक है? चलो
अच्छा, जैसे आप सॉल्यूशन पढ़ते हो होमोजेनियस सॉल्यूशन में, उसमें आप क्या कहते हो कि आपके पास एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। कोलोइड्स में आप बात करते हो आपके पास एक डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स मीडियम है। डिस्पर्स मीडियम क्या होगा, जो आपका वही है, सॉल्वेंट को आप डिस्पर्जन मीडियम बोल रहे हो, सोल्यूट को आप इसमें डिस्पर्स फेज बोल रहे हो, ठीक है। कोलोइड्स का पार्टिकल का साइज आप लोगों को पता होना चाहिए कितना होता है, 10⁻⁻9 टू 10⁻⁻6 मीटर पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ। यस मैम। यस यस मैम। बहुत बढ़िया। अभी क्या करना है, हाँ मनोज बोलो बोलो। मैम डिस्पर्स्ड मीडियम और फेज बता दो एक बार। इस पे मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे जो इन्होंने लिखा हुआ है, द कंटिन्यूअस फेज, इस पे मत जाना। सोल्यूट सोलवेंट पढ़ा है, सोलवेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है, यस मैम। और Yes, सोल्यूट के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं कम अमाउंट में होता है, तो वही तो डिस्पर्स मीडियम है। डिस्पर्स मीडियम आपके पास ज्यादा होगा, डिस्पर्स फेज कम होगा। ओके मैम। अब डिस्पर्स मीडियम क्या रहेगा वो कैसे डिसाइड करोगे, जो फाइनल फिजिकल स्टेट होगी आपके उसका सॉल्यूशन का। जैसे देखो इधर, अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, तो देखो एक बार, अगर मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत बहुत काम की चीज है, ये लिख दो यहाँ पे, काम की है ये टेबल, बहुत काम की है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा डिस्पर्स फेज सॉलिड है, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, तो किस टाइप का कोलोइड बन रहा है, सॉलिड सोल बन रहा है। जैसे Yes. मान लो तुम क्या करते हो, पानी में नमक डालते हो, है ना, यस मैम। वाटर में सोल्ट डालते हो, तो उसका ओवरऑल फिजिकल स्टेट क्या रहता है नमक मिलाने के बाद, लिक्विड। यस तो सोल्यूट को सोलवेंट में ऐड करने के बाद उसकी फिजिकल स्टेट क्या रहती है, वो आप डिसाइड करते हो कि आपका सॉल्वेंट क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा। तो इसमें सॉलिड सोल बन रहा है, ये कैसा है फिर, टाइप ऑफ कोलोइड सॉलिड सोल है। इसके एग्जांपल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं बात करूं सॉलिड इन लिक्विड, तो सोल बन रहा है, ध्यान रखो इसका नाम। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सोल। सॉलिड इन लिक्विड, सिंपल सोल, ठीक है। अब ये मत बोलना मैम लिक्विड सोल क्यों नहीं बोला, सॉलिड इन लिक्विड सोल बनेगा, जैसे पेंट हो गया, सेल फ्लूइड्स हो गए, कोलोइडल गोल्ड हो गया। सॉलिड को गैस में डालोगे तो भैया एरोसोल, स्मोक, डस्ट। लिक्विड, ये तो बात थी सॉलिड की, जब आपने डिस्पर्स फेज क्या लिया, सॉलिड लिया, डिस्पर्जन मीडियम क्या लिया, सॉलिड लिया, लिक्विड लिया, गैस लिया, खत्म बात। अब हम आएंगे जब हमारा डिस्पर्स फेज क्या होगा, लिक्विड होगा, तो लिक्विड के साथ पहले मैं क्या लूंगी, सॉलिड लूंगी, जेल बनेगा। इसके एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखना है, लिक्विड लिक्विड इमल्शन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मिल्क, हेयर क्रीम, शेविंग क्रीम। लिक्विड इन गैस, एरोसोल बनेगा, फोग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप कि जो एरोसोल है उसमें गैस में लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, समझ रहे हो ना, गैस बहुत ज्यादा है उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, समझ रहे हो। यस मैम। उसके बाद मैं बात करूंगी, अगर आपका डिस्पर्स फेज गैस रहेगा तो क्या होगा, गैस इन सॉलिड, सॉलिड सोल बनेगा, गैस इन लिक्विड, फोम बनेगा। और ये रहे आपके एग्जांपल, गैस इन गैस बनेगा क्या, गैस इन गैस, हाँ वो सुना, homogeneous हो जाएगा। हाँ, तो कोलोइड्स में नहीं आनेगा। गैस इन गैस क्या है, होमोजेनियस। पूछा नहीं जाएगा तुमसे कहीं, बस ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये क्लियर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ताकि मैं आगे मूव करूं। यस मैम। थोड़ा Yes, रट्टा ma'am. मारने वाला तो चैप्टर है ये, यस मैम। हाँ दिख रहा है ये, इसको थोड़ा और बड़ा करूं क्या, इसको जूम करूं क्या, मैम विजिबल है। दिख रहा है मैम। ओके एक मिनट रुको, मैं जनरली ये यूज नहीं करती हूँ ना ऐसा, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं ऐसा करके पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ बोलो बेटा, हैंड रेज किया, हाँ मैम इसमें जो ये क्लासिफिकेशन अभी आपने हमें फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बताया, और जो दो पॉइंट दे रखे हैं कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पे और टाइप ऑफ पार्टिकल, ये तो नहीं पढ़ना मैं? ना पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो इम्पोर्टेंट है, अभी तो पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को। हाँ सुना है, आप हैंड रेज किया हुआ है बेटा आपने, अगर किसी ने इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ रखा है तो बहुत सही बात है, लेकिन अगर किसी ने मान लो एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी और वो फर्स्ट टाइम में से पढ़ रहा है,
तो देखो दिक्कत तो आएगी अगर वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो उसको मेरे पढ़ाने के बाद एक बार एनसीईआरटी से जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, सो दैट आप क्वेश्चंस कर पाओ। समझ आ गई सबको? और जिसने ये मेरे से मैम पढ़ा हुआ है का उसको मतलब क्या होगा? किसका बेटा? किसका मतलब? मैम इमल्शन का मीनिंग क्या होगा? मैम इमल्शन इमल्शन टाइप है बेटा, टाइप ऑफ कोलोइड है। जैसे मिल्क है ना, मिल्क मिल्क वो इमल्शन है आपका। पेंट वो नहीं आती, एड नहीं आती क्या पेंट वाली? इमल्शन आती है ना, सुनी हुई है क्या तुम लोगों ने? यस वो इमल्शन है, यस मैम। ठीक है, समझे? शेविंग क्रीम इमल्शन है, हेयर क्रीम जो लड़के लोग लगाते हैं इमल्शन है, ठीक है। चलो चलो आगे। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। अब मैं क्या बताऊंगी आपको? डिस्पर्स फेज नहीं सुनाया, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इनमें हमें क्या देखना है? दोनों में इंटरेक्शन देखनी, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ यस मैम। मैम। फ्लैपरिंग वाटर फियर। पढ़ा? आप कहते हो हाइड्रोफिलिक क्या होता है? पानी से प्यार। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? पानी से नफरत। पानी। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होते हैं? इंटरेक्शन के टाइप, मतलब इंटरेक्शन के बेसिस पे आप दो टाइप के कोलोइड्स पढ़ते हो, एक तो लायोफिलिक कोलोइड पढ़ते हो और एक लायोफोबिक कोलोइड पढ़ते हो। लायोफिलिक कोलोइड क्या होते हैं? जिसमें डिस्पर्जन फेज और जो आपके डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम में बहुत गहरा प्यार होता है। अगर वो सिंपल उनको मिक्स करोगे तो अच्छा खासा वो क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, स्टेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप उनको अलग करना चाहोगे वो फिर दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो? अगर आप उनको अलग, अगर इंटरेक्शन स्ट्रोंग है, अगर उनको दूर करना चाहोगे वो दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि वो कैसा नेचर है? रिवर्सिबल नेचर है। बोलो हाँ या ना। जैसे जो मैंने ये लाइन खोली है, इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में मैं कैसे समझाऊं? ये तो सिंपल मैंने जो बताया वो आपको याद रखने के लिए कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। तो इसको हम केमिस्ट्री के टर्म्स में कैसे देखेंगे वो देखो। अगर आप डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेस को मिलाते हो तो इजिली प्रिपेयर हो जाते हैं बाय मिक्सिंग, ठीक है। स्टेबल होते हैं, इजिली प्रेसिपिटेट नहीं हो सकते हैं, कोएगुलेट नहीं हो सकते। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि वो दोनों मिलकर आपस में प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाए सोल्यूशन में, तो ऐसा नहीं होगा। स्टेबल होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं, ठीक है। कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, इसको मैं आगे चल के बताऊंगी कि मैं कैसे बोल रही हूँ ये चार्ज वार्ज क्या होता है मैम। अभी सिर्फ ध्यान रख लो, कोलोइड्स पे क्या होता है? चार्ज होता है, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे कोलोइड्स या क्या होंगे? वो नेगेटिवली चार्ज कोलोइड्स होंगे। रिवर्सिबल नेचर होते हैं। अगर मान लो वो प्रेसिपिटेट बनना भी चाहेंगे तो भी वो क्या करेंगे? दोबारा से रिफॉर्म होके कोलोइडल सोल बनाएंगे। कैसे? उनको दोबारा मिक्स कर दो आप डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को, तो वो क्या बना लेंगे? आपका कोलोइडल सोल बना लेंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब समझते हो ना? उनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है कोलोइडल पार्टिकल से। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कोलोइड प्रेसिपिटेट जो होते हैं आपके सेटल डाउन हो जाते हैं, कोलोइडल पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो अगर वो दोनों अलग भी हो जाते हैं, उनको दोबारा रीमिक्सिंग करोगे तो भैया वो कोलोइडल सोल बना लेंगे। सबसे अच्छे एग्जांपल इनके क्या है? लायोफिलिक के स्टार्च, गम, प्रोटीन्स, ये सारे क्या आपके लायोफिलिक कोलोइड हैं। बोलो हाँ या ना। यस मैम। सिंपल है। प्यार नफरत से अगर इसको पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। लायोफोबिक में क्या आती है? नफरत है। नफरत मतलब क्या है कि अगर डिस्पर्स फेस को, डिस्पर्स मीडियम को आप जबरदस्ती साथ भी लाओगे फिर भी वो साथ नहीं रहने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, मिल्क, दूध में देखा होगा, जब आप उसको उबालने के लिए रखते हो तो उसके ऊपर ऐसे मलाई सी आ जाती है, देखते हो ना? है ना? मतलब आपने क्या किया हुआ है? उसके अंदर कुछ यूज किया हुआ है जिसकी वजह से वो साथ साथ है। लेकिन अगर आप एक बार वो मलाई निकाल लोगे फिर क्या दोबारा उसको दूध में डालोगे तो बन जाएगा क्या वैसा? नहीं नो। मैम। नो मैम। यही जो मैंने बताया ना मिल्क और फैट का, ये एग्जांपल याद रखना। एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करके आओगे लायोफोबिक कोलोइड से, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसको साथ भी रखना है ना, बनाना है, तो भैया कुछ स्पेशल मेथड से बनते हैं ये,
ठीक है। कुछ क्या है स्पेशल मेथड से बनते हैं। हाइड्रेटेड ये बिल्कुल ही नहीं होते हैं, इन पे या तो हल्का सा चार्ज होता है या होता ही नहीं। अब मैम ये चार्ज वार्ज क्या बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। इरिवर्सिबल नेचर होते हैं, अगर एक बार अलग हो गए तो साथ मिलके नहीं आएंगे, ठीक है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल कौन से होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं और उनके जो सल्फाइड्स है, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है ना, किसी मान लो गोल्ड का सल्फाइड है, तो ये क्या होंगे आपस में लायोफोबिक कोलोइड्स होंगे कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को अगर आप चाहते हो साथ रखना, मतलब चाहते हो कि आप इनको प्रिपेयर कर सको, तो कुछ स्पेशल मेथड से ही प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर एक बार ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए फिर आप इनको नहीं मिला सकते हो। बोलो हाँ या ना। यस मैम। याद करना है Yes, ma'am. हमें, हमारे Yes, ma'am. ऑप्शन नहीं है, हमें याद करना है। अब वो कैसे याद रखें वो तुम्हारे ऊपर है, तरीका मैंने बता दिया है कैसे याद रखोगे, हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद आपके ना कुछ कोलोइड्स होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th में आप लोगों ने माइसल फॉर्मेशन पढ़ा होगा क्या, मिसल फॉर्मेशन। Yes, ma'am. Yes, मिसल फॉर्मेशन में बेसिकली आप क्या पढ़ते हो, मिसल फॉर्मेशन में आप ये पढ़ते हो कि कपड़े कैसे साफ करते हैं, यही पढ़ा है ना, कपड़े कैसे साफ करते हैं ना। सोप का और डिटर्जेंट का Yes. क्या काम होता है, क्या ये वाली बात आप लोगों को पता है या चाहते हो कि मैं बताऊं। मैम ये मैम एक बार पता है, एक बार बता पता है। मैम एक बार बता मैम एक बार बता। देखो सोप क्या होता है, लंबी सी हायर फैटी एसिड की चेन होती है। आप लोगों को ये दिख पा रहा है इस तरह से सोप का, अगर मैं देखूं, देख पा रहे हो ये एक सोप में क्या होता है, आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है, आप लोगों को दिख पा रहा होगा ये, और हाइड्रोफिलिक वाला भी पार्ट होता है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये पीछे वाला क्या है आपका हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इस तरह से होता है आपका सोप का। इसको क्या बोला गया है, इसको टेल बोला गया है, इसको हेड बोला गया है, ठीक है। अब दिखाते कैसे, अब पूरा तो नहीं लिखेंगे इसलिए इसको केमिस्ट्री में इस तरह से दिखा दिया जाता है, ऐसे टेल सी बना दी जाती है। और जो ये गोला गोला तुम लोगों को दिखाई दे रहा है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक पार्ट का मतलब क्या है, वो पानी से प्यार मोहब्बत करेगा। जो हाइड्रोफोबिक वाला है यानी कि वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर मान लो मैं पानी में ये डाल देती हूँ आपका सोप, तो अगर मान लो देखो इधर देखो कैसे वो अपने आप को अरेंज करेगा सोप, देख पा रहे हो कि जो पानी के अंदर तो ये हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट रहेगा, देख पा रहे हो। ये कब की बात है, जब आपका कंसंट्रेशन कम है, एट लो कंसंट्रेशन पे कुछ ऐसा सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पानी में क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो पानी से बाहर है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। लेकिन जब आप कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा टेल वाले पार्ट को। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट है, तो ऑयल ड्रॉपलेट के चारों तरफ क्या हो जाएगा, चारों तरफ हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट आ जाएगा और जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा। सिंपल, जो आप 10th में पढ़ के आए हो यही होगा। ऑयल ड्रॉपलेट के साथ देख पा रहे हो इस तरह से मिसल की फॉर्मेशन कर लेगा जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। देख पा रहे हो आप, एग्रीगेट हो गए सारे मॉलिक्यूल्स, देख पा रहे हो क्या हो रहा है कि जो ये ऑयल की ड्रॉपलेट है इसके चारों तरफ क्या आ गया, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट आएगा। अब जैसे ही आप ब्रश मारोगे ऊपर कपड़े से, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट के साथ जो आपका ये डिटर्जेंट है, जो ऑयल ड्रॉपलेट है, सारी जो भी आपकी गंदगी है ये क्या करेगा, जैसे ही ब्रश मारोगे उसको लेके निकल जाएगा। तो क्या होगा, इससे आपके कपड़े साफ हो जाएंगे आपके। समझ पा रहे हो, क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट पे क्या चिपक चुके हैं ना ये वाला पार्ट, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट। तो बस यही है मिसल फॉर्मेशन। मैम क्वेश्चन आता है क्या इससे, सिर्फ क्वेश्चन इससे ये आता है कि किस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही आपकी मिसल फॉर्मेशन होती है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का नाम क्या होता है, कौन बताएगा। टेम्परेचर, हाँ ये एग्रीगेट एंड, हाँ कोरोना वायरस जैसा दिख रहा है, वो स्टार्टिंग में आया था ना उसका न्यूज में कि ऐसा ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रही हूँ पर्टिकुलर टेम्परेचर का नाम क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर। ओके। अंजलि, और उसका कंसंट्रेशन का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन
उसको आप क्या बोलोगे? Critical missile temperature. बस ये ध्यान रखना है और आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मिसल फॉर्मेशन हम 10th में पढ़ के आते हैं कि भैया कपड़े को कैसे साफ करते हैं। हाँ, एक चीज वो पूछ सकता है आप लोगों से, ये पूछ सकता है, ये डायग्राम बना के पूछ सकता है कि लो कंसंट्रेशन पे कैसा कुछ आपको देखने को मिलता है सिनेरियो, लेकिन जब आप उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो अंदर की तरफ पुल करते हैं उसको। जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे ना तो ये क्या करेंगे, अंदर की तरफ आएंगे और अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि ऑयल ड्रॉपलेट के साथ जो आपका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो चिपक जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो आप काम करना चाहते हो वो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है ये वाली चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। यहाँ पे आ जाओ जल्दी। हाँ हाँ बोलो राधिका। मैम मैम बुक के अंदर तो ऐसे लिखा है कि जो मिसल फॉर्मुलेशन होती है ना वो क्राफ्ट टेम्परेचर के बाद होती है। उसको अब पूरा हम- पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ है। अब इसमें ये लिखा है कि द फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। हाँ, किस उस टेम्परेचर का नाम है ना क्राफ्ट टेम्परेचर, अबाउट द टेम्परेचर। हाँ मैम, तो यही तो और बोल रही हूँ मैं भी। कंसंट्रेशन को क्रिटिकल मिसल हाँ, तो कंसंट्रेशन। यही तो बोल रही हूँ। उस टेम्परेचर का नाम जैसे आपने क्रिटिकल टेम्परेचर कर दिया कि इससे ऊपर जाओगे तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, जिसपे हाँ। होगी उसका नाम दे दिया क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसे ही इसका नाम दे दिया क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। देखो ये लिखा हुआ, देखो इधर, मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली अबाउट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का नाम क्या दे दिया, क्राफ्ट टेम्परेचर। यस। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, एंड अबाउट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, उसका नाम दे दिया, बस यही है। अच्छा अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, मिसल हमने अभी तक एड्सॉर्प्शन पढ़ लिया, एड्सॉर्प्शन पढ़ लिया, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल जो एड्सॉर्प्शन पढ़ लिया, उसके ग्राफ देख लिए अच्छे से, फ्रेंडली आइसोथर्म पढ़ लिया। फिर मैं आई कोलोइड्स पे। कोलोइड्स में मैंने आपको फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बताया कि कितने कितने कैसे कैसे टाइप के आपके कोलोइड्स होते हैं, सॉलिड सोल सोल है ना, लिक्विड गैसियस, ये सब बताया। फिर मैंने इंटरेक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया, ठीक है, लायोफोबिक कोलोइड्स और लायोफिलिक कोलोइड्स। इसमें डिफरेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लायोफोबिक में नफरत होती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में, जबकि लायोफिलिक में प्यार होता है, और प्यार को एक दूसरे से अलग करोगे वो फिर आके मिल जाएंगे, और जिनमें नफरत होती है उनको कितना पास रहा, किसी तरह जुगाड़बाजी करके उनको साथ रख भी लोगे लेकिन वो दूर हो जाएंगे, और दूर हो गए तो भैया फिर पास नहीं आ पाएंगे। क्लियर है सभी को? चलो मैम क्या उसके बोल बाद- क्या हुआ ख्याति? मैम हंसी आ गई। अच्छा हंसी आ रही, मेरे को नहीं आ रही यार, मैं क्या करूँ आज। ठीक है चलो प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स करें। यस चलो यस मैम। अभी मैम आपने बड़ी राम कहानी तो सुना दी, कोलोइड्स में ये होता है, कोलोइड्स ये होता है, वो होता है, लेकिन इनको प्रिपेयर करने का भी कोई तरीका है क्या? जी हाँ बिल्कुल है वो तरीका। तो मैम आप समझाओगे क्या? नहीं, आप इसको रट्टा मारने वाले हो। ठीक है, जैसे आप जो है कोलोइड्स जो है प्रिपेयर कर सकते हो, पहला तरीका है डबल डिकम्पोजिशन से। जैसे इसमें आर्सेनिक का ऑक्साइड लिया हुआ है, सल्फाइड लिया हुआ है, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड के साथ आ जाएगा, जोड़ी बना लेगा, और H2O के साथ जोड़ी बना के पानी बना लेगा। तो अगर इसके आप बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लोगे जो कि कोलाइडल रेंज में है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, आर्सेनिक सल्फाइड। ये क्या है आपका, इसका जो पार्टिकल का साइज है वो कोलाइडल रेंज में आता है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोलोइडल सोल बोल रहे हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ मैम। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हो, सल्फर का सोल बनाना चाहते हो। अब सल्फर का सोल बनाने के लिए क्या होगा, SO2 और आप H2S को ले रहे हो, तो आप सल्फर, ये पेपर में नहीं आता है, टेंशन मत लो, ठीक है, जो आएगा वो मैं बता दे रही हूँ। उसके बाद मान लो आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बनाना है, FeCl3 ले रहे हो, पानी ले रहे हो, तो इसका सोल बन रहा है। ठीक है, ये कैसे पता चल रहा है कि मैम ये कोलोइडल सोल है? क्योंकि जब इनके बहुत सारे जो पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, इनका जो साइज वो क्या है, कोलाइडल रेंज में है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, जैसे भाई बहन दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। अच्छा मैम ये एक क्वेश्चन रन कमी है बस मेथड्स, क्या बोल रहे हो अंजलि? ओके इतना
इतना समझ में आया प्रिपरेशन तक का? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। इक्वेशन सिर्फ देखनी है बेटा, पेपर में नहीं आएगी, टेंशन मत लो। ना 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 ना, नहीं करनी किरण, मत करना, सिर्फ देख लो ऐसे ही। लर्न क्या करना है मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम कोलोइडल सोल जो है वो बना सकते हैं। ये तो था इक्वेशन, देख पा रहे हो आप? ये हमने केमिकल मेथड्स के थ्रू कैसे बनाया, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? पहला था आपका डबल डिकम्पोजिशन हो गया है ना, डबल डिकम्पोजिशन से कैसे बना पा रहे हो, ठीक है? उसके बाद आएगा नेक्स्ट वाले जो है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेथड क्या है? ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इक्वेशन वाला ध्यान मत रखना, डबल डिकम्पोजिशन वाला ध्यान मत रखना, जो मैं अब बताऊंगी ना वो आपको ध्यान रखना है। ध्यान से सुनना। देखो आपको थ्योरी तो नहीं लिख के आनी है इस चैप्टर में फॉर श्योर, तो जो जैसे जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरी स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? नहीं तो बहुत सही, आज तो मक्खी भी नहीं बैठी है। यस ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना वैसे आप लोगों को सुनना है। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट लेके चलती हूँ इन पे, जो आपको ये अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले है आपका, इसको हटा दो, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। मैम इस मेथड के थ्रू हम कैसे कोलोइडल पार्टिकल्स जो है, कोलोइडल सोल प्रिपेयर कर सकते हैं? तो अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे तुमने क्या रखा है? ये एक तो टब है, ठीक है? इसमें क्या है? आइस रखी हुई है, मस्त ठंडा ठंडा है, ठीक है? उसके अंदर एक बीकर रखा हुआ है, यहाँ आपका मेटल पड़ा है, ठीक है जी? मेटल पड़ा है। अब आपने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है? अब क्या किया है? 2 इलेक्ट्रोड डालने के बाद इसमें बहुत अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया। आपकी बुक में लिखा होगा इलेक्ट्रिक आर्क के नाम से वर्ड लिखा होगा। हाँ। उसका मतलब क्या है? आपने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी है, इतना ज्यादा इसको टेम्परेचर दिया, इतना ज्यादा गर्म किया है कि जो मेटल है ना अब क्या शुरू होने लग जाएगा? वेपराइज होने लग जाएगा। जो मेटल है भैया वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाएगा। अब मैम छोटे छोटे टुकड़ों में शुरू होने लग जाएगा तो हमें हमारा कोलोइडल पार्टिकल कैसे मिलेगा? आइस है, जैसे ही वो वेपर बन के उड़ेगा, पानी है, कंडेंस होके वापस आएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। और जैसे ही कंडेंस होके वापस आएगा तो जो उन पार्टिकल्स की रेंज होगी वो किसकी रेंज होगी? आपके बताओ। कोलोइडल की रेंज होगी। अब बताओ इसमें क्या रट्टा मारना और क्या करना है? सिर्फ ये 4 बातें मैंने लिखी हैं, वही करना आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है? वेपराइजेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, हमें जो पार्टिकल का साइज मिल रहा है वो कोलोइडल की रेंज में मिल रहा है, बस बन गया हमारा कोलोइडल। किया क्या तुमने भैया? मेटल रखा, इलेक्ट्रोड डाली, इलेक्ट्रिसिटी दी, भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खासी दी, बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर दिया कि मेटल जो है वेपोराइज होने लग गया। जैसे ही वेपोराइज हुआ, इसमें क्या है? आइस रखी हुई है। आइस क्या करेगी? कंडेंस करेगी, कंडेंस होके वापस नीचे आएगा और जो पार्टिकल का साइज क्या होगा फिर बताओ? कोलोइडल पार्टिकल के बराबर होगा। तो देखो ना मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, एक बार देखो इधर। एन इलेक्ट्रिकल आर्क क्यों डाला था? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? फिर बोलो। मैम FeCl क्यों डाला था उसमें? FeCl कहाँ डाला मैंने बेटा? नहीं मेटल बोला, ये बोल रहे हो? अरे ये तो गलती से लिख दिया, तभी तो कटवा दिया ना इसको किरण, ठीक है? वो नहीं डाला है, वो गलती से आ गया। वो देखो मैं वो पिक्चर लगा रही थी ना, उसका गलती से लिखा हो गया, ठीक है? तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है? एन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ मेटल इमर्स्ड इन डिस्पर्स मीडियम, ठीक है? The intense heat produced vaporize the metal, which then condense to form particle of colloidal size. It is used for metal like gold, silver, platinum. बोलो हाँ या ना? हाँ मैम। हाँ तो फिर पहला मेथड क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड विच इज पेप्टाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ब्रेडिक्स आर्क मेथड आपका 20-25% इंपॉर्टेंट है
तो 75% या 80% मैं बोल सकती हूँ कि पेप्टाइजेशन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अब पेप्टाइजेशन देखो, करना क्या आपको वही है, आपको कोलोइडल सोल ही प्रिपेयर करना है। अब वो तरीके मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हो। अब पेप्टाइजेशन में क्या होता है, पेप्टाइजेशन में बेसिकली आपको क्या करना होता है, प्रेसिपिटेट से कोलोइडल सोल बनाना होता है। बस ये ध्यान रखो, क्या करना होता है, प्रेसिपिटेट से क्या बनाना होता है, आपको कोलोइडल सोल बनाना होता है बाय शेकिंग इट विथ डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब मैं कैसे समझा रही हूँ ये वाली चीज, ध्यान से देखना बेटा बिल्कुल। जैसे मान लो सपोज ये आपके प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट का साइज आपको पता है कोलोइडल पार्टिकल के साइज से बहुत बड़ा होता है, बोलो हाँ या ना। हाँ तो मान लो ये AgCl के प्रेसिपिटेट है, मान लो ये AgCl के प्रेसिपिटेट हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने डाला ऊपर से कुछ इलेक्ट्रोलाइट, सपोज NaCl डाल दिया, NaCl इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। एक बात बताओ, ये जो प्रेसिपिटेट है ना, ये जो प्रेसिपिटेट है ये क्या करेंगे, अब जो इनका कॉमन आयन होगा वो एब्सॉर्ब करेंगे। जैसे AgCl में Cl नेगेटिव और NaCl में Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव कॉमन है, तो ये क्या करेंगे, सरफेस पे एब्सॉर्ब करेंगे। समझ रहे हो आप, ध्यान से समझना। आपके पास प्रेसिपिटेट है, आपके पास प्रेसिपिटेट है, ठीक है, जो कि सेटल डाउन है सॉल्यूशन में। अब क्या कर रहे हो आप, ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉमन आयन है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा। अब आप देख रहे हो सेम चार्ज आपस में आ रहे हैं पास पास, और सेम चार्ज अगर आपस में आएंगे पास पास तो क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो जो वो आपके प्रेसिपिटेट थे, अब क्या वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूट जाएंगे ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। बताओ, तो आपने कर क्या रहे हो, आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, कॉमन चार्ज एब्सॉर्ब हो गया, रिपल्शन के कारण प्रेसिपिटेट जो है किसमें ब्रेक डाउन हो गए, कोलोइडल पार्टिकल के साइज में हो गए, टूट गए, ब्रेक डाउन हो गए। तो इस प्रोसेस को ही आप लोग क्या बोल रहे हो, पेप्टाइजेशन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। बट मैम वहाँ तो Na और Ag सेम चार्ज थे और वो तो एब्सॉर्ब पे हो गए थे क्लोरीन Cl माइनस। Na कहाँ कॉमन है बेटा, Na और Ag कॉमन है क्या। मैम नो, Cl कॉमन था तो वो मैम एब्जॉर्प्शन बन के सरफेस पे आ गया, बचा Na और Ag जो कि आपस में रिपेल करेंगे। नहीं बेटा, कॉमन का मतलब Na और Ag तो पहली बात है कॉमन ही नहीं है ना, Na अलग Ag अलग, Cl नेगेटिव आया ना सरफेस पे, तो जब Cl नेगेटिव इकट्ठा हो रहा है तो उनके बीच में रिपल्शन नहीं हो जाएगा Cl नेगेटिव के चार्जेस के बीच में, बताओ। Yes, तो अगर Cl नेगेटिव के चार्जेस के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो यही तो एक तरीका होता है। अगर आपको प्रेसिपिटेट से कोलोइडल सोल बनाना है, आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दो भैया, प्रेसिपिटेट बन जाएगा कोलोइडल सोल। ठीक है, क्यों, रिपल्शन की वजह से प्रेसिपिटेट टूट के किसमें चेंज हो गया है, कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल में। यही तो स्टेबिलिटी का भी तो रीजन होता है, जो भी मैं बोल रही थी ना कि वो आपको मैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक बोल रही थी कि उस पे चार्ज होता है, चार्ज कम होता है, तो ये जो चार्ज है वो स्टेबिलिटी का रीजन होता है फॉर कोलोइडल सोल। चार्ज है तो आपका कोलोइडल सोल स्टेबल है, अगर चार्ज नहीं है तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल। हाँ मैम, जब नहीं समझे, चार्ज Yes, नहीं समझ आ तो गया। हाँ, तो पेप्टाइजेशन में आपने क्या किया, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन जो प्रेसिपिटेट है एब्सॉर्ब कर रहे हैं वन ऑफ द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस, इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव चार्ज कोलोइड बनेगा, या तो नेगेटिव चार्ज कोलोइड हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज कोलोइड हो सकता है, विच अल्टीमेटली ब्रेक इनटू द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ कोलोइडल साइज। समझ आया कि नहीं आया। मतलब Yes, मैम ma'am. भी आया लायोफिलिक और लायोफोबिक में पढ़ा था चार्ज वाली बात, कि अगर मैम चार्ज होगा तो वो कोलोइडल सोल्यूशन होगा और अगर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपका चार्ज है, चार्ज इज द रीजन फॉर स्टेबिलिटी, चार्ज इज द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल। अगर चार्ज नहीं है तो वापिस वो प्रेसिपिटेट वाले फॉर्म में आ जाएंगे, फिर तो हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। यस, ठीक है, अच्छा चलो, ये इतना आपको ध्यान आ गया। रेडिक्स आर्क मेथड क्या होता है, पेप्टाइजेशन, ये दोनों मेथड हो गए। अगर आप मान लो आपके पास सॉल्यूशन में AgCl के प्रेसिपिटेट थे, आपने ऊपर से डाला इलेक्ट्रोलाइट, अब मान लो आपने वो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डाल दिया,
आपने इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डाल दिया, क्योंकि आपको मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, समझने की कोशिश करो। अब आपने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कुछ और भी मान लो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते बनाते कुछ और भी इम्प्योरिटीज उसमें चली गई होंगी, बोलो हाँ या ना। हाँ तो उनको Yes, इम्प्योरिटीज को या जो एक्सेस में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट डल गया है हमें उसको भगाना है। हम चाहते हैं कि कम से कम रहे इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैम क्या दिक्कत हो जाएगी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। तो आपके पास कुछ मेथड्स हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन को। पहला है डायलिसिस, ब्लड का डायलिसिस कराते हैं ना। Yes, ma'am. यस मैम। जैसे इसमें देखो ये आपका डायलिसिस का एक वो बना हुआ है डायग्राम, आपके एनसीईआरटी में भी है। जैसे मान लो ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपका ये पानी है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने एक बैग सा रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या छोटे छोटे पोर्स हैं, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में आपको पता है ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन हो सकती है, एनिमल मेम्ब्रेन समझ लो, कोई भी। इसमें इसको नाम दिया हुआ है डायलिसिस मेम्ब्रेन। अब एक बात बताओ, अब इस बैग में क्या है, आपके सोल पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, और क्या है आपके आलतू फालतू के पार्टिकल्स हैं। बेसिकली मैं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रोलाइट बोल दो, इम्प्योरिटीज बोल दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उन इम्प्योरिटीज को बाहर भगाना है। आपको पता है जो मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इतने पोर्स होते हैं कि वहां से कोलोइडल पार्टिकल बाहर नहीं निकल के जा सकते, लेकिन जो इम्प्योरिटीज के पार्टिकल का साइज है वो छोटा है। अगर छोटा है तो वो क्या करेंगे, उन छेदों में से सिर सिर के निकल जाएंगे बाहर, यस। और आपके रह जाएंगे कोलोइडल पार्टिकल रह जाएंगे। और मैम अगर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगा तो जब भी वो भी निकल जाएगा। हाँ, उसी के लिए तो हम कर रहे हैं, यस। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं मिनिमम रहे। ज्यादा देखो, मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट इज द रीजन फॉर स्टेबिलिटी, और अगर आप एक्सेस में डाल दोगे तो फिर भैया खत्म हो जाएगा आपका कोलोइडल पार्टिकल। तो जो एक्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज हमारे अंदर हुई है उसको हम भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन जो ये प्रोसेस होता है ना, ये बहुत स्लो होता है बेटा। ये प्रोसेस जो होता है ये बहुत स्लो होता है। तो इस प्रोसेस को, डायलिसिस वाले प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जो आपके पास नेक्स्ट मेथड है वो है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या है, कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने। अब क्या होगा, आपको पता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट, तब तो ये फायदेमंद है ये वाला प्रोसेस, क्योंकि जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट लगाओगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की चार्ज की तरफ जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ मैम। मतलब आपने Yes, इलेक्ट्रिक ma'am. फील्ड अप्लाई करने की वजह से जो बाहर भगाने का जो प्रोसेस था उसको और फास्ट कर दिया, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्योंकि पहले वाला जो प्रोसेस था वो कैसा था, स्लो था। बोलो हाँ या ना। हाँ, मिलेगी बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, बंद क्यों हो गया ये, एक मिनट रुकना। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, to increase the speed of dialysis process an electric field is applied if impurity is an electrolyte and the process is called इलेक्ट्रोडायलिसिस। मैम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना है क्या, नहीं, छोड़ दो इसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद और करवाऊं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. करते हैं। हाँ मैम। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, मैं मेथड्स पढ़ लिए, कैसे कैसे हम कोलोइडल पार्टिकल को कर सकते हैं। एक तो हमारे पास डबल डिकम्पोजिशन वाला मेथड था, जो मैंने आप लोगों को कह दिया कि बस ऊपर ऊपर से देख लेना, ज्यादा काम की चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ब्रेडिक्स आर्क और पेप्टाइजेशन मेथड बताया, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कहा कि कई बार ये काम कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते वक्त कुछ इम्प्योरिटीज चली जाती है, उन इम्प्योरिटीज को बाहर भगाने के लिए हम डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसा चीजें करते हैं, जिससे हमारा प्यूरिफाई हो जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन दिखाते हैं। हाँ, एक चीज याद रखना, मैंने अभी आपको बताया कि आपके कोलोइडल पार्टिकल्स चार्ज होता है उनपे, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल बनाई हुई है इस तरह से, पॉजिटिवली चार्ज सोल की देख लो एक बार, बना रखी होगी, और नेगेटिवली चार्ज सोल की। पॉजिटिव चार्ज में जनरली आपके ऑक्साइड्स आते हैं, जैसे आपका ये हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड्स हो गया, ठीक है, जनरली ऑक्साइड्स आते हैं। और नेगेटिवली चार्ज में आपके मेटल
और उनके सल्फाइड्स आते हैं। तो ये वाला करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना जब मैं आपको आगे कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू करवाऊंगी वो समझ में नहीं आएगा। तो ये वाली टेबल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबने पढ़ी हुई है? हाँ मैम। यस मैम। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप क्या कहते हो मैम, किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। आप कहते हो मैम जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। अब मुझे ये बता दो, आपके पास एक तो ट्रू सॉल्यूशन है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे या ट्रू सॉल्यूशन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे? कोलाइडल के होंगे बेटा। ट्रू सॉल्यूशन साइज में बड़े छोटे पार्टिकल्स हैं। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा है। जो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा होते हैं। और कोलॉइडल क्या है, वो एग्रीगेट करके, जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके बने हैं। तो बताओ ज्यादा कौन हो गए, कोलॉइडल वाले हो गए या आपके ये वाले हो गए ट्रू सॉल्यूशन वाले? सिंपल है, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल क्या होते हैं, बिगर होते हैं साइज में। और अगर बिगर होते हैं साइज में तो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो मैंने ये लाइन बोली है ना, इस पे देखना, तुम्हें 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे PYQ। सिर्फ इसी जो मैंने 4 लाइनें बोली हैं, सिंपल, कि वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज कोलॉइडल पार्टिकल्स Bigger size particles. being bigger aggregates, the number of particles in the solution are small as compared to true solution. स्मॉल का बेटा एक बात बताओ, ये तुम्हारे ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल बड़े छोटे छोटे होते हैं, जबकि कोलॉइडल में क्या होते हैं, कोलॉइडल में साइज क्या होता है पार्टिकल का, बड़ा होता है एज कंपेयर टू, तो वो कम नहीं होंगे? यस मैम, कम ही होंगे। अगर एक मान लो तुम लोग 10 बंदे अलग अलग खड़े हो और 10 बंदे को मैंने ग्रुपिंग करके बना दिया, 5 अलग, तो बताना किसमें कम होगा किसमें ज्यादा होगा, बताओ? कितने कम होगा? बस यही है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है, यहाँ पे पार्थ है क्या? पार्थ, देवयानी, साम्या, अनामिका, आंचल हैं क्या ये लोग यहाँ पे? पार्थ, अच्छा, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा है ना तो मेरा ध्यान नहीं गया आज। अनामिका भी है, और है क्या? इशिका भी है। मैम मैम हम नर्सिंग वाले हैं ना मैम, हमारी 3:20 पे क्लास है फिजिक्स की। अच्छा, अरे नर्सिंग वाले भी यहाँ पे आए हो क्या आज? कितनी केमिस्ट्री पढ़ते हो रिया? मैम ये वाला चैप्टर वो पिछली बार डिलीट था और ये वाला भी फिलहाल हो नहीं रहा ना नर्सिंग के बैच में, तो मैंने इसलिए सोचा कि आ जाऊं। ठीक है, अच्छा किया। हाँ ठीक है, 3:20 पे है तो लीव कर सकते हो। वैसे ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में कुछ और। मैं 3:30 बजे छोड़ दूंगी ये, मतलब मैं बस 3:30 तक ही पढ़ाऊंगी, जितना हो गया ठीक है, वरना कल करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे कल। क्या कहते हो सारे? ओके मैम। Yes, ma'am. ओके मैम। चलो ये करो। टिंडल इफेक्ट क्या होगा? टिंडल इफेक्ट तो तुम सबको पता है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? लाइट का स्केटर, लाइट अगर पास करोगे तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन से हो जाएगी क्या पास? दिखाई देगा आपको स्कैटरिंग फिनोमेना? बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, इसको हम, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल। ठीक है, इसका Excuse me, ma'am. हाँ बेटा। मैम आप क्या बोल रहे थे अभी? मैंने सुना नहीं था क्लास के बारे में। मैं ये बोल रही थी कि अगर ये पूरा चैप्टर नहीं होता तो मैं कल ले लूंगी इस चैप्टर को, और जितना भी रहेगा और पूरे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि इट इज या तो जितना, वैसे ऑलमोस्ट हो ही गया ये चैप्टर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रहता है बट मेरे को बताना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है काफी। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट कर लोगे खुद से। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं आपके, जो सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स होते हैं, वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। आपके जो ट्रू सॉल्यूशन वाले होते हैं वो नहीं करते हैं। ठीक है, Yes. अच्छा, Yes, ma'am.
इनकी क्या क्या कंडीशन होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी, वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे डायमीटर जो होना चाहिए वो डायमीटर क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। हाँ पूरा बोलो। टिंडल इफेक्ट के लिए ना आपके दो क्राइटेरिया हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, कि डायमीटर जो होना चाहिए पार्टिकल की वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, और एक और कौन सा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा डिस्पर्जन एंड द डिस्पर्जन मीडियम ग्रेटली डिफर करना चाहिए। ज्यादा, हाँ ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए उसमें। ये 2 पॉइंट है, इस पे भी 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ, हालांकि यहाँ पे इनको देना चाहिए था बट नहीं दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद ब्राउनिंग मूवमेंट क्या है? मैम एक बार रिपीट कर दो, ये रिपीट कर दो जो मैं ये बोल रही हूँ कि ब्राउनिंग मूवमेंट क्या है? ब्राउनिंग मैम मूवमेंट डायमीटर बता दीजिए एक बार। मैं ये बोल रही हूँ बच्चे, जब आप टिंडल इफेक्ट पढ़ते हो ना, जो डायमीटर होता है शुड बी कंपेरेबल एज कंपेयर टू, कौन बताएगा? वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। और दूसरा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आप लोगों का, एक सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन डिस्पर्स्ड फेज और एंड डिस्पर्जन मीडियम should be large. शुड बी लार्ज। ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, ये 2 क्राइटेरिया है, पहला और दूसरा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आता है क्वेश्चन। अच्छा, ब्राउनिंग मूवमेंट क्या होता है? जो आपका ये देखा गया कि जो आपके कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, उसमें कोलिजन हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। वो ब्राउनियन ने दिया था तो उसका नाम रख दिया कि भैया ब्राउनियन मूवमेंट है। तो कंटिन्यूअसली जिगजैग मूवमेंट हो रही है कोलोइडल पार्टिकल्स की। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, अगर पार्टिकल के साइज छोटा है, अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो कंटिन्यूअसली उसमें क्या होगा? कोलिजन होगा, हाँ या ना? हाँ। अगर बड़े साइज के पार्टिकल होंगे तो उसमें कोलिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर साइज छोटा होगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, और अगर साइज छोटा होगा तो विस्कोसिटी क्या होगी सॉल्यूशन की? कम होगी, क्योंकि जितना साइज छोटा होगा पार्टिकल का उतना क्या होगा? विस्कोसिटी होगी, उतनी कम विस्कोसिटी होगी, यानी कि उतना मूवमेंट होगा, और जितना मूवमेंट होगा उतना भैया कोलिजन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल ही डिसाइड कर रहा है कि कितना कोलिजन होगा और विस्कोसिटी क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। और कोलिजन क्यों हो रहा है आप लोगों को पता ही है, पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, जैसे जैसे आपके जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहे हैं? वो कंटिन्यूअसली आपस में कोलिजन हो रहा है, वो सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं। अगर वो सेटल डाउन हो जाते तो मतलब वो क्या कहलाते? फिर प्रेसिपिटेट कहलाते। हाँ। दोनों समझ रहे हो ना? तो इनका जो कंटिन्यूअसली जिगजैग मूवमेंट हो रहा है वो भी क्या है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? उनकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ब्राउनियन मूवमेंट में ये तो सबको पता है भैया, जिगजैग मूवमेंट हो रही है कोलोइडल पार्टिकल का, लेकिन ये विस्कोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ सोल पे कैसे रिस्पॉन्सिबल है, के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट। स्मॉल साइज, विस्कोसिटी कम, जल्दी भागेंगे, ज्यादा कोलिजन होगा। ठीक है, अब कंटिन्यूअसली एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं तो नीचे नहीं बैठेंगे ना, और अगर नीचे बैठ गए तो मतलब वो प्रेसिपिटेट बन गए, और प्रेसिपिटेट बन गए तो मतलब स्टेबिलिटी कोलोइडल सोल की खत्म। ठीक है, एक तो क्या मैम चार्ज स्टेबिलिटी बताएगा, और एक हो गया कंटिन्यूअस मूवमेंट। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर जब चार्ज भी खत्म हो जाता है ना राधिका, तो वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो फिर वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और मैम ये सी वाली लाइन क्या बताना चाह रही है?
सी वाली तो ये बताना चाह रही है कि कैसे हो रहा है ब्राउनिन मूवमेंट, कैसे हो रहा है, अनबैलेंस बोम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल बाय पार्टिकल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। मैम कॉलिजन ही तो है ये यहाँ पे। हाँ हाँ, कोलिजन ही है, उसी को ही सी में बताया हुआ बस। और मैं फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि नेचर ऑफ कोलॉइड पे डिपेंड नहीं करता आपका ब्राउनिन मूवमेंट, कि आपके कोलॉइड का नेचर कैसा है, सिर्फ पार्टिकल का साइज क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। हाँ अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या आया हुआ है, फोर्थ आता है कलर। एक मिनट रुको, बेटा। बोम्बार्डमेंट होता है बेटा टकराना, है ना, बहुत सारे पार्टी आपस में क्या करा रहे हो आप, फेंक रहे हो, आपस में कोलिजन हो रहा है फिर उनका। ठीक है, वो पढ़ा था ना हमने 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बोम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, हाँ यस मैम। है ना, तो वही है ये। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद कलर का क्या सीन है, कलर पढ़ लेना तुम लोग। ठीक है, उसके बाद आप चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, जो चार्ज है वही क्या है, स्टेबिलिटी का कारण है। ठीक है, चार्ज है तो वो स्टेबल है। ठीक है, अब वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। मैम ये कैसे आता है, ये आप थोड़ा बता सकते हो क्या? तो मैं इसको एक्सप्लेन में आपको कल एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से चार्ज आ रहा है, या एक काम कर दो अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमारे पास टाइम है। रुको मैं अभी आपको आज ही बता देती हूँ। ओहो कहाँ गया, ये बस चैप्टर हो ही गया है, आप लोग कर लेना खुद से, जो थोड़ा बहुत रह गया वो मैं कल बता दूंगी। ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ, ओके मैम। इधर देखो ध्यान से, मान लो मैंने ये सॉल्यूशन में AgNO3 लिया हुआ है, ध्यान से सुन लो अब। और AgNO3 क्या है मेरे एक्सेस में, देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है यहाँ पे, न्यूमेरिकल तो आता नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसमें ऊपर से थोड़ा सा अमाउंट में क्या डाला, KI डाला। क्या आप लोग समझ रहे हो? मैंने AgNO3 एक्सेस में लिया, KI बहुत कम है, तो ये क्या बनेगा, AgI बनेगा, बताओ। ठीक है, अब AgI बना, ध्यान से सुनना, KI तो बस खत्म, ये जैसे ही AgI बनेगा तो KI तो खत्म, क्योंकि KI क्या है, लिमिटिंग है, लिमिटिंग एजेंट है, खत्म। मैम एक्सेस में क्या है, AgNO3। अब इसके सरफेस पे कौन आके एड्सॉर्ब होगा, Ag+। हाँ तो ये Yes. क्या Yes, था, ma'am. कैसे सोल बन गया, ये पॉजिटिवली चार्ज सोल बन गया। और Yes, अगर मैं ma'am. उल्टा ले लेती, सपोज AgNO3 मैं ऊपर से डाल रही हूँ और KI मैं एक्सेस में डाल रही हूँ, तो उसपे क्या होता, I नेगेटिव का एड्सॉर्प्शन होता, और I नेगेटिव का एड्सॉर्प्शन होता तो वो क्या बन जाता, नेगेटिवली चार्ज सोल बन जाता। ठीक है। अच्छा, तो फिफ्थ तो था चार्ज किस तरह से आया, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। सिक्स्थ है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे यहाँ पे आपको ये डायग्राम भी दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लगाई हुई है मैंने, इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई है, एनोड कैथोड, और यहाँ पे क्या भैया आपका कोलोइडल पार्टिकल्स है, कोलोइडल सोल है, और आपको पता है कोलोइडल सोल क्या होता है, चार्ज होता है। अगर वो चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास भागेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागेगा। यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस सिर्फ ये दिखा रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि जो आपके कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि जब वो एक इधर जाएगा, नेगेटिव वाले पॉजिटिव के पास जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव के पास जाएंगे, तो चार्ज खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो रहा है कि जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स है वो क्या है, चार्ज हैं। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस सिर्फ पढ़ लेना, कुछ नहीं करना है, नो नीड, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, सिर्फ रीड कर सकते हो, वैसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कोएगुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। एक मिनट राधिका मुझे दे दो 5-10 मिनट, मैं ये पूरा कंप्लीट करके जाऊंगी, नहीं तो वो अपना ये है ना क्रैश कोर्स वाला बिगड़ जाएगा वो, समझ रहे हो। ठीक है, उसके बाद है 7th वाला 8th वाला पॉइंट आता है कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। एक मिनट रुको, हाँ,
कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन कैसे हो सकता है? अब मैंने तुम्हें बोला कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उसमें स्टेबिलिटी किस वजह से? चार्ज। सिर्फ 10 मिनट दे दो, खत्म है ये चैप्टर। 10 मिनट दे सकते हो? यस 10 मिनट दे दोगे ना आप लोग, आराम से आज क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। ध्यान से सुनना। ओके मैम। ये क्या है ना, ये पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। पढ़ना हो तो तुम्हारे, ये वैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो बी पॉइंट है, पढ़ना हो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते हैं। डिफ्यूज लेयर ये सब नहीं पूछते हैं, जीटा पोटेंशियल नहीं पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने बोला कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो चार्ज आता है कोलोइडल पार्टिकल्स में, वही रीजन होता है स्टेबिलिटी का। अगर मैं किसी तरह से इस चार्ज को खत्म कर दूं तो क्या होगा? कोलोइडल पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी खत्म। एक बात सोचो, इस चार्ज को मैं कैसे कैसे खत्म कर सकती हूँ? एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले प्रोसेस से कर सकती हूँ कि मैंने कोलोइडल सॉल्यूशन लिया उस ट्यूब में और इलेक्ट्रोड लगाया, है ना। अब क्योंकि हमें पता है कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास। तो जब दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं तो चार्ज भैया खत्म। और अगर चार्ज खत्म तो वो क्या हो जाएंगे? आपस में इकट्ठे आ जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा? जो पहले चार्ज की वजह से दूर थे, क्योंकि रिपल्शन था ना उनमें, जैसे मान लो ये है, रिपल्शन की वजह से बेचारे वो दूर दूर बैठे थे। अगर मैं इन चार्ज को ही खत्म कर दूंगी तो पास आके क्या करेंगे? प्रेसिपिटेट बन के सेटल डाउन हो जाएंगे। बताओ, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से वो काम करोगे। अगर मान लो पॉजिटिवली चार्ज सोल है मेरे पास, सपोज, उसमें मैं क्या डालूं? उसको मैं मिक्स कर दूं नेगेटिवली चार्ज सोल के साथ, तो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देंगे चार्ज को। और अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो यानी कि स्टेबिलिटी गायब, खत्म। जो शुरू से हम महाभारत पढ़ते आ रहे हैं कि भैया कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल सोल को कैसे प्रिपेयर करना है, अब उसी को ही हम क्या कर रहे हैं? उसी का हम सत्यानाश कर रहे हैं, है ना। उसी को ही हम खत्म कर रहे हैं। यस मैम। तो पहला हमने देखा इलेक्ट्रोफोरेसिस से। दूसरा मैं बोल रही हूँ कि अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो उसको मिक्स कर दो नेगेटिवली चार्ज सोल के साथ। अगर नेगेटिवली चार्ज सोल है तो उसको मिक्स कर दो पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, चार्ज खत्म, स्टेबिलिटी खत्म, प्रेसिपिटेट होके सेटल डाउन हो जाएंगे। और कैसे कर सकते हो? बॉइलिंग करके भी आप कर सकते हो, क्योंकि बॉइलिंग से क्या होते हैं, आप लोगों के जो चार्ज पार्टिकल है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कोलिजन बहुत ज्यादा हो जाता है। दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट वे। उसके बाद है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मान लो तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज वो है, सोल है, उसमें तुम बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल, बताओ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, तो उससे क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या होगा? कोलोइडल पार्टिकल के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे जब अपोजिट चार्ज आएगा तो। देखो ना, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर आप NaCl डाल रहे हो तो Cl नेगेटिव आएगा चार्ज, बहुत ज्यादा ही एक्सेस में डाल रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट हो गया, चार्ज खत्म, स्टेबिलिटी खत्म, प्रेसिपिटेट बन के सेटल डाउन हो जाएंगे। ये देखो, ये लिखा हुआ, when excess of an electrolyte is added, colloidal particle get precipitate because particle take up ions which are oppositely charged and then get neutralized. बोलो। यस मैम। मैम ये बॉइलिंग वाला एक बार बताना। जो इम्पोर्टेंट नहीं है तुम लोग वही पूछते हो। इधर अच्छा। देखो, बता देती, इधर देखो। देखो बॉइलिंग से क्या होता है ना, कई बार जैसे आप आपके कोलोइडल सोल को बॉईल करते हो ना, तो आपको पता है कोलिजन, बॉईल कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, उसको हीट दे रहे हो, तो उनमें क्या होता है? कोलिजन होता है। कोलिजन की वजह से जो चार्ज होता है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, और जब वो चार्ज खत्म होने लग जाएगा तो स्टेबिलिटी भी उसकी गायब होने लग जाएगी। ओके मैम। चलो, उसके बाद है कोएगुलेशन आयन एंड कोएगुलेशन वैल्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जल्दी से सुनना। कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट डालने से उसका चार्ज खत्म हो रहा है, ये पता चल गया। तो कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालने से आप प्रेसिपिटेशन करवा पा रहे हो उस कोलोइडल सोल का, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोएगुलेटिंग वैल्यू बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू भी बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यानी कि स्मॉलर द कोएगुलेशन वैल्यू, ग्रेटर इज द कोएगुलेटिंग पावर। यही तो है ना।
जितना कम इलेक्ट्रोलाइट डालोगे उतना क्या होगा आपका कोएगुलेशन हो जाए। कोएगुलेशन होगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जितना कोएगुलेशन वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट की कम होगी उतना ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी या फ्लोक्युलेटिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, एक आप आते हो, हाँ ये 2R लिखा हुआ है, टाइम याद रहे तो रहे वरना टाइम याद नहीं रखना है। ठीक है, बस ये जो रिलेशन है ना प्रिया, वो ध्यान रखना कि वैल्यू जितनी कम होगी कोएगुलेशन वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट की उतनी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। हार्डी-शूल्स रूल क्या कहता है? वो ये कहता है, ध्यान से पढ़ना, इधर देखो, फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल, अगर मान लो तुम्हारे पास नेगेटिवली चार्ज सोल है ना, तुम्हें उसको क्या करना है, प्रेसिपिटेट करके सेटल डाउन करना है, तो आप उसमें क्या डालोगे, पॉजिटिवली चार्ज सोल डालोगे ताकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या कर लें, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज। अब एक बात देखो, अगर मेरे पास ये 3 है, इधर देखो, अगर मान लो मेरे पास नेगेटिव चार्ज सोल है, उसमें 18 पार्टिकल्स हैं सपोज, है ना, एक मेरे पास अब एल्यूमिनियम 3+ है, एक मेरे पास है बेरियम 2+ है और एक है मेरे पास Na+। कौन जाके इन 18 को जल्दी से क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा? 3। अगर ये 3 पॉजिटिव। कितने चाहिए, 6 चाहिए, 6 3 = 18, ये कितने चाहिए होंगे, 9 चाहिए होंगे, और ये कितने चाहिए होंगे, 18 चाहिए होंगे। तो सबसे जल्दी कोएगुलेशन किसमें हो रही है, जब मैं Al3+ ले रही हूँ, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, अगर मैं नेगेटिवली चार्ज सोल ले रही हूँ तो पॉजिटिवली चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, अच्छा कोएगुलेशन होगा। अगर मैं पॉजिटिवली सोल ले रही हूँ तो फ्लोक्युलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना फ्लोक्युलेटिंग पावर या कोएगुलेशन पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा। क्लियर है तुम लोगों को? यस मैम। उसके बाद है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक गोल्ड नंबर है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैम गोल्ड नंबर क्या है, देखो गोल्ड नंबर क्या होता है, वैसे मैंने क्लास में करवाया था, एक बार इधर देख लो। गोल्ड नंबर ये होता है, ध्यान से सुनना इसकी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ ए कोलोइड, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ ए हाइड्रोफिलिक कोलोइड दैट विल जस्ट प्रिवेंट द, मतलब कितना आप मिलीग्राम लोगे कोलोइड का कि सिर्फ क्या हो, जो आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है बेसिकली वो उसको रोक ले। समझ रहे हो? द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ ए हाइड्रोफिलिक कोलोइड दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ, किसका प्रेसिपिटेशन, जो आप सोल ले रहे हो, 10 ml ऑफ गोल्ड सोल ले रहे हो ऑन द एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मैम ये तो पल्ले ही नहीं पड़ा, आपको कुछ नहीं करना। मान लो आपने 10 ml गोल्ड सोल लिया है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट तो डालोगे, क्योंकि आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो भैया प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। इसके अंदर आपने डाला है 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड डाला है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, कितना, इसका बहुत कम अमाउंट डालना आपको, कितना मिलीग्राम आप डालोगे, मिलीग्राम्स में, कि जो ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जो प्रोसेस फिनोमिना हो रहा है वो रुक जाए बस। यानी कि मैं बोल सकती हूँ जितना गोल्ड नंबर कम होगा उतना प्रोटेक्शन कैपेसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि जितना गोल्ड नंबर कम होगा उतना प्रोटेक्शन वो अच्छे से कर पाएगा, और जितना प्रोटेक्शन अच्छे से कर पाएगा तो वो कोलोइडल सोल जो है वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होगा। गोल्ड सोल बेटा जिसका प्रेसिपिटेशन बनाना है वो लोगे ना, जैसे मान लो गोल्ड सोल है, ठीक है, अगर तुम इसका चार्ज खत्म कर दोगे तो वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मुझे क्या करना है, रोकना है उसको प्रेसिपिटेट से कन्वर्ट होने में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो मुझे कितना कम अमाउंट में डालना, मिलीग्राम में डालना आपको इलेक्ट्रोलाइट, कितना कम डालोगे कि सिर्फ वो प्रेसिपिटेट ना बने, वो उतना ही रह जाए, कोलोइडल सोल ही रह जाए वो। ठीक है, तो यही तो है, गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्शन कैपेसिटी। जितना गोल्ड नंबर कम उतना प्रोटेक्शन ज्यादा होगा। और अगर हम गोल्ड का ज्यादा ले ले अमाउंट तो नहीं नहीं नहीं, ये फिक्स होता है, ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन है, फिक्स होता है, जितना मैंने बताया इतना ही लेते हैं आप लोग। ये अपनी मर्जी से नहीं लिखा हुआ इन्होंने 10 ml, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर। समझ रहे हो राधिका? दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर कि आपको इतना लेना है, आपको इतना इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इतना ml गोल्ड सोल लेना है।
मतलब मैम अभी आपने एक लास्ट लाइन बताई थी ना कि जिसमें अगर हम गोल्ड नंबर अगर कम होगा उतना ही ज्यादा प्रोटेक्शन होगी। मैम ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। देखो ना, उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ मिलीग्राम, कितना मिलीग्राम चाहिए, ध्यान से सुनो। मिलीग्राम का मतलब क्या, बहुत कम अमाउंट ही चाहिए प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए। तो मान लो तुम्हें 3-4 गोल्ड नंबर दे रखे हो किसी के भी, तो आप कहोगे कि मैम जितना गोल्ड नंबर कम होगा, क्योंकि आपने कहा था बहुत कम ही चाहिए अमाउंट, मिलीग्राम में चाहिए, तो जितना जिसका कम होगा उतना प्रोटेक्शन कैपेसिटी ज्यादा होगा, यानी कि उतनी जल्दी वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। हाँ बस यही तो बोल रही हूँ। तो मतलब ये जो मैम गोल्ड नंबर है ये कैपेसिटी दे रखी है हाइड्रोफिलिक की। हाइड्रो नहीं नहीं बेटा, गलत समझ रही हो तुम। पहली बात है ये हाइड्रोफिलिक को भूल जाओ, ये सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। गोल्ड नंबर आपको अलग अलग सोल्स का दिया जाएगा ना राधिका, हाँ ठीक है। जितना जिसके सोल का गोल्ड नंबर कम होगा उसका मतलब क्या है कि उतना अगर मैं अमाउंट डाल दूं वो जल्दी क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन को रोक लेगा। और अगर प्रेसिपिटेशन को रोक लेगा मतलब उसकी पर्टिकुलर सोल की प्रोटेक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी। बस यही बोल रही हूँ, ओके। समझ आ गई। तो हाँ। ये तो था तुम्हारा पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये क्या एप्लीकेशन है, इसको सिर्फ एक बार रीड कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है ये। एक मिनट रुको, ये जैसे बोल रहे थे ना इमल्शन, देखो ये रहा, ऑयल डिस्पोज इन वाटर, ऑयल इन वाटर का एग्जांपल मिल्क वेनिशिंग क्रीम है ना, वाटर इन ऑयल बटर क्रीम। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड कहाँ कहाँ यूज होता है। ये जेल पूछ रहा था आई थिंक कोई स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज क्या है जेल की, ये पेपर में नहीं आती है बेटा, जो पेपर में आती है वो मैंने सारा करा दिया, जितना मैंने आज 1.5-2 घंटे में कराया ना, इससे बाहर नहीं जाएगा तुम लोगों का। मैम गोल्ड नंबर इम्पोर्टेंट है ना? यस, गोल्ड नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, गोल्ड नंबर एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप लोगों को करना है, क्वेश्चन आया हुआ बेटा। ये और थोड़ा जो मैम अभी हमने भी कोगुलेशन वैल्यू पढ़ी थी जो ऊपर पढ़ी थी हम्म मैम, वो वैल्यू मैम थोड़ी समझ से नहीं आई है कोगुलेशन। देखो बेटा, उसमें ये लिखा हुआ था कि जितना, इधर देखो, मैम आप इसका पीडीएफ सेंड कर दोगे? हाँ बच्चे कर दूंगी, तुम अपनी वो वाली क्लास ले लो, है ना। देखो, मैंने आपको ये बोला कि जब आपके जो कोलोइडल पार्टिकल में जो स्टेबिलिटी है वो चार्ज की वजह से है ना। जा सकते हो, जिसका हो गया वो जा सकते हो गया ये चैप्टर, सिर्फ इसके क्वेश्चंस कर लेना, मैं भेज दूंगी अभी, ठीक है। जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसमें स्टेबिलिटी जो होती है वो चार्ज की वजह से होती है, ठीक है। हाँ अगर मैं उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगी तो उससे क्या होगा, जो अपोजिटली चार्ज, जैसे मान लो मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज सोल है और वो अपने से अपोजिट जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaCl है, Cl नेगेटिव होगा उसका अपोजिटली चार्ज, जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा सरफेस पे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, पाए बेटा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो स्टेबिलिटी खत्म। तो वो कह रहे हैं कि मैं बोल रही हूँ ना कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बट मुझे ये नहीं पता है ना कि कितना इलेक्ट्रोलाइट, समझ रहे हो। हाँ तो वो ये बोल रहे हैं मिलीमोल पर लीटर में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो भैया वो बहुत होता है प्रेसिपिटेशन करने के लिए, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ कितना इलेक्ट्रोलाइट डालोगे कि वो प्रेसिपिटेशन कर जाए, यानी कि जितना कम वैल्यू होगा इलेक्ट्रोलाइट का उतना ज्यादा क्या होगा, कोएगुलेटिंग पावर होगा, यही तो मतलब है। मैम अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट मतलब जो भी है किसी भी कोलोइडल सोल के लिए अगर वो उतना ले रहे हैं तो वो तो कह रहा है कि कोगुलेटिंग वैल्यू कि उसे प्रेसिपिटेट कर दे, वो वैल्यू से कह रहे हैं हम। हाँ, तो जितना उसका वैल्यू कम होगा उतना ज्यादा उसका प्रेसिपिटेशन पावर, या तो बोल दो कोएगुलेटिंग, बोलो कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन एक ही बात है इसमें। यस मैम, मतलब मैम जितना कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी उतनी ज्यादा प्रेसिपिटेशन। हाँ ओके ठीक है। हाँ ओके मैम।